कंपैटिबिलिटी आपस में बनती नहीं। सवाल ये है कि क्या स्क्रीन आउट तो नहीं हो रही? नहीं। कितने दिन रह गए? 3 दिन, मज़ीद 3 दिन रह गए। सिर्फ 3 मज़ीद दिन रह गए। कितना याद आएगा ये वक्त? कि एक टाइम आया था ज़िंदगी में हम पे कि हमने डेली पढ़ा था और सही वाला पढ़ा था, और जब हमने सही वाला पढ़ा था तो हमने सिलेबस टाइम पे ख़त्म भी कर लिया था। यहाँ हमसे मुराद, हमने जब सही से पढ़ा था, हमने सिलेबस ख़त्म कर लिया था, हम हर दिन बड़े सीरियस रहे थे। तो अगर इस हम में हम सब आ जाएंगे ना तो गेम बहुत चेंज हो जाएगा। और अगर सिर्फ मैंने ही ख़त्म कराया है तो मुझे कौन सा अवार्ड मिल जाना है? मैंने तो इतनी दफ़ा सिलेबस ख़त्म कराया हुआ है। असल कमाल तब है कि जब आप लोग मेरे साथ साथ सिलेबस ख़त्म कर रहे हो। अभी भी कुछ नहीं गुजरा, तौबा के दरवाजे अभी भी खुले हैं। 3 दिन मज़ीद बकाया रहते हैं, लेकिन आज का दिन तो है ही। तो इन 4 दिन के लिए तौबा कर लें, काफ़िर सब्जेक्ट से जान छुड़ा लें। वो सब्जेक्ट जो आपको एक बीलो की तरफ आने से रोकते हैं, वो जो बीलो को टाइम नहीं देने देते, पास तो वो भी नहीं होते वैसे, लेकिन कम से कम जो पास हो सकता है, जो इज़्ज़त दे रहा है, जो प्यार दे रहा है, जो आपको समझा रहा है, जो आपको कम टाइम में तैयारी करके दे रहा है जो सब्जेक्ट, उसको तो तवज्जो दें। तो ये लाइफ भर का लेसन है। लाइफ में आपने हमेशा ये देखना, ये नहीं देखना कि आपको क्या पसंद है, ये देखना किसको आप पसंद है। वो ज़्यादा अहम लोग हैं, वो हमेशा इज़्ज़त देंगे, और जिनको आप पसंद करते हैं उन्हें जलील करना है हमेशा। तो इसलिए पैटर्न बदल लें, बजाय इसके कि आप अकाउंटिंग से मोहब्बत करें। वो बीलो जो आपसे मोहब्बत करता है उससे हाथ मिला लें, उसको साथ लेके चलें। वो एक अच्छा साथी होगा, वो एक अच्छे तरीके से आपका साथ देगा। हम लोगों ने पार्टनरशिप समझी है, पार्टनरशिप को स्टार्ट किया है। ये हमें पता लग गया है कि पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है, ये हमें पता लग गया है पार्टनर कितनी तरह के होते हैं। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमें पता लग गई है, पार्टनर्स के बेसिक फीचर और पार्टनरशिप के सेंसेस पता लग गए। फिर हमने देखा कि पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। अब आज का टारगेट ये है कि पार्टनर्स के बाहर की दुनिया के साथ क्या ताल्लुकात है। अब अगेन वही कन्फ्यूजन जो एजेंसी में भी हमें आई थी कि अगर एक बंदा एक एक्शन कर रहा है तो क्या वो ऑथराइज था, नंबर 1, क्या वो एजेंट था, नंबर 2, क्या वो उसकी अथॉरिटी में आता था। तो हमने कहा था प्रिंसिपल यकीनन हमेशा बाउंड होगा एजेंट के हर उस एक्शन पे जो उसने लॉफुली फर्म के बिजनेस में रहते हुए इस इरादे से किया होगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, मुझे क्लास में बताया गया जी इधर लोग बैठने से इसलिए भागते हैं कि उनको व्यू सही नज़र नहीं आता। शायद इस तरीके से हम लोगों को यहाँ कन्विंस कर लें। आज चेंज है फिर खातून, आज फिर खातून चेंज है। चलें, जो भी यहाँ बैठी हुई हैं, आपको पता है जो यहाँ बैठता है उसके ऊपर अहम जिम्मेदारी होती है 1 और 3, ठीक है। उन बटनों की भी पहचान है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब बैठी हैं तो उसी वक्त सोच लिया होगा कि यहाँ जो बैठेगा वो तो फिर फंस जाएगा बुरी तरीके से। तो हर 2 दिन बाद खातून चेंज हो रही है, हर 1 दिन बाद खातून चेंज हो रही है, हर दिन बाद खातून चेंज हो रही है। चलें, अब तो दिन ही बड़े थोड़े से रह गए हैं, तो अब मुझे बता देने में हर्ज भी कोई नहीं है। मैंने ये सोचा हुआ था कि जो खातून यहाँ बैठी हुई होंगी अगली दफ़ा उनको एक कोर्स एट SBI 100% फ्री मिल जाएगा। सोचा हुआ था, इंतहाई नेक नियति से सोचा हुआ था जी। क्या चीज़? अच्छा, ओहो, इन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया। उनका बैठने वाला तंग नहीं हुआ वो होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पे बैठें ताकि हम सपोर्ट करें क्लास के अंदर। मतलब आपने तो नज़रिया ही बदल दिया। आपने तो मुजरिम को जो है ना अचानक से जो है, आपने अचानक से उसको जो है ना वो ऐसे ज़बरदस्त। अब जो है ना, मैं इसीलिए मैंने कहा कि चलो अब इससे पहले कि आखिरी दिन में वो अफसोस दूं और आप कहेंगे कि अगर हमें पहले पता होता तो हमने आग लगा दी होती। तो जनरली मैंने यही सोचा हुआ था कि यहाँ अगर कोई खातून, और मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूँ ऐसे ही है, मैं कह जो यहाँ बैठेगा उसको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगर मैं रिवॉर्ड पहले बता देता तो वो लालच होता। जब मैंने कहा रिवॉर्ड मिलेगा तो उसमें अब थोड़ा सा रिवॉर्ड
की ख्वाहिश और थोड़ा सा टीचर की रिस्पेक्ट के, भाई टीचर ने कहा चलो इनके भी काम आ जाएं, क्लास में हेल्प हो जाएगी, और थोड़ा सा रिवॉर्ड। अगर खाली लालच होता तो फिर मज़ा ना आता, फिर अच्छा इंसान हम पहचान ना पाते। तो अच्छे इंसान की पहचान के लिए जो है वो हमने रिवॉर्ड शुरू में अनाउंस नहीं किया। तो रिवॉर्ड वॉज अगली दफ़ा का कोई सा एक पेपर, मतलब पहले मैं सोच रहा था सिर्फ मेरा पेपर, फिर ये था कि चलो कोई भी पेपर, कोई एक सिंगल पेपर जो है वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाता किसी भी मोड में, फिज़िकल वाला मोड, ऑनलाइन या फिज़िकल प्लस वो जो टॉप अप करके जो कम्बो की तरफ जाते हैं। तो बहरहाल अब जो है वो अब अगर बता दिया तो उसके बाद तो जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो अगर यही खातून यहाँ नज़र आएंगी तो इनको फिर हाफ उसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलें, अब पता लगे कल लड़ाई हो रही हो क्योंकि अब लड़ाई की ऑप्शन रही नहीं है, क्योंकि अब रूल ये है कि जो लगातार 4 दिन तक यहाँ बैठेगा, पहले तो 12 दिन थे ना, अब रही 4 दिन गए आज समेत, तो अब कोई और अगर अगले दिन इनको यहाँ से हटा के लड़ झगड़ के इधर बैठ जाएगा तो उसको भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो वो इसीलिए यहाँ बैठ जाएगा ताकि इनको भी रिवॉर्ड ना मिले। तो अब वो रिवॉर्ड 100% के बजाय 50% पे आ चुका है। अगर 4 दिन तक लगातार आप यहाँ पे बैठेंगी तो आपको जो है वो 50% ऑफ अगला कोई एक सब्जेक्ट, या चले मेरा सब्जेक्ट अगर कमती लो या कुछ इस तरह से, वो 50% ऑफ हो जाएगा। नहीं जी, खातून ने कहा ये जो है ना, ये तो इत्तफाकन जो बैठा है उसको गिल्टी हो रही है, और इत्तफाकन मुझे 1-2 शक्लें ज़्यादा याद है। वो बेचारी ख़वातीन जो है ना, वो कह रही जो, क्योंकि हर क्लास में वो अगली 2 क्लासों में अलग अलग खातून होती हैं तो वो सारी ख़वातीन मिक्स हो जाती हैं, तो वो मतलब इसलिए समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन 1-2 ख़वातीन ऐसी हैं मुझे जिनका मुझे पता है कि कंफर्म वो 1-8 दिन बाद यहाँ से भाग गई थी। अच्छा जी, लड़के कह रहे हैं तो लाइट का बटन इधर, लड़के कह रहे हैं और लाइट का बटन इधर होना चाहिए। तो जो है चलें, मतलब जो है एक और चीज़ जो हम सोच रहे थे, आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट के पास मेरी ये वाली किताब नहीं है बी लॉ की, तो अगर आप लोग तादाद में ज़्यादा हैं या अगर आपके पास नहीं और आप सिर्फ सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी हार्ड कॉपी भी हम लोग सोच रहे थे कि आपसे पूछ लें। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ अक्सर लोगों के पास किताब है, जिनके पास किताब नहीं है उनको दी जा सकती है। ये रिवॉर्ड तो सबको मिल ही सकता है। अब पता नहीं इतने कितने लोग हैं जिनको ये चाहिए भी, पता लगे आप किताब लेके आगे बेच के मरुंडा खा लें। ठीक है जी, तो कल या परसों इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को जिन जिन के पास किताब नहीं होगी और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर रहे हैं उनको फिज़िकल में किताब भी मिल जाएगी। तो ये रिवॉर्ड सबके लिए, और यहाँ बैठी हुई खातून वो जो असल रिवॉर्ड है वो मिस कर चुकी हैं, लेकिन अब हाफ़ रिवॉर्ड हमारे पास रह गया और अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो देखते हैं अब अगले 3-4 दिन क्या होता है। शुरू में लालच दे देता है, शुरू में बता देता, मैं भी इस चक्कर में रह के चलो देखते हैं कि मतलब रिवॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टीचर की बात या क्लास का एक अच्छा कंडक्शन। ठीक है, और फिर मुझे कल किसी ने बताया कि ये इससे विजिबिलिटी आउट होती है, तो मैं भी अब इसको थोड़ा सा बेहतर करने लगा। लेकिन ऑब्वियसली जो इतने कॉर्नर पे बैठता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहता है विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस कुर्बानी का हम एतराफ़ करते हैं। वापस पार्टनरशिप पे आते हैं। हमने कहा कि पार्टनर्स के आपस के राइट्स और पार्टनर्स के बाहर की दुनिया के राइट्स। जब बाहर की दुनिया के राइट्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वही अथॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट आता है। आप याद करें अथॉरिटी कितनी तरह की थी? 4 तरह की अथॉरिटी थी। अब मैं यहाँ एक्सट्रीम साइड पे लिख रहा हूँ। एक थी एक्सप्रेस, ऐसे ही है। एक थी इम्प्लाइड, इमरजेंसी, और अपेरेंट या जिसको हमने ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी टाइप कहा था। तो एग्जैक्टली ये चैप्टर हमें इन 4 तरह की अथॉरिटीज़ बताता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस से बताता है। इस चैप्टर की प्रेजेंटेशन ऐसे है कि इसमें टॉपिक्स थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, पार्टनर्स की डिफरेंट तरह की अथॉरिटीज़ और लाइबिलिटीज़ क्या है, और नंबर 2, 2 खास तरह के लोग जिनको हम पार्टनरशिप का बेनिफिट दे रहे होते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स और एक को हम कहते हैं ट्रांसफरी। आप याद करें 2 बंदों की लिस्ट मैंने आपसे कहा था कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक ऐसा ट्रांसफरी है जिसको पार्टनरशिप का बेनिफिट मिल रहा है, और एक ऐसा माइनर है जो एडमिट हो गया बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में। ये 2 स्पेशल टॉपिक्स हैं और बाकी ये 4 तरह की अथॉरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले इन 4 तरह की अथॉरिटीज़ की बात करते हैं। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर का। आईकेएप को शदीद तरीन पसंद है।
फिर इस चैप्टर में क्रैमिंग वाली लिस्ट है इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर, मैं उसको भी आपको खास तौर पर बता दूंगा। तो रट्टे वाले सवाल की तरफ आते हैं तो वो अक्सर उस लिस्ट को पूछ लेते हैं, और लॉजिकल सवाल की तरफ आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने नोटिस किया है कि वो माइनर में से सवाल पूछ रहे होते हैं। अथॉरिटी चारों तरह की, आज थोड़ा डिफरेंट तजर्बा करते हैं। पहले ज़बानी बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे स्लाइड्स पे देख लेंगे ताकि हम फ्लो बना सकें। पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक्सप्रेस अथॉरिटी बोले तो लिखी गई, बोली गई। पार्टनरशिप में एक कागज़ है जिसको हम अक्सर जिक्र करते हैं जब पार्टनरशिप बनती है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी बड़ी इजी है कि आप पार्टनरशिप डीड पे ईच एंड एवरीथिंग लिख दो कि भाई ये पार्टनर के पास ये जिम्मेदारी है, ये पार्टनर ऐसे करेगा, ये पार्टनर ऐसे करेगा। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी पार्टनरशिप डीड पे लिखी होगी। अगर पार्टनरशिप डीड पे कुछ नहीं लिखा हुआ और एक बंदे ने एक काम किया है और डाउट है कि ये इसका अख्तियार था या नहीं था, तो बाद में रेटिफाई भी कर सकते हैं। रेटिफाई मतलब बाद में कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ भाई उसका जो पुराना एक्शन था वो सही था। तो पार्टनर के पास जो जिम्मेदारी होगी वो होगी जो उसके कागज़ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहले और सबसे आसान रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख दिया जाए इसकी ये जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी वहाँ लिख दी जाए फिर उस जिम्मेदारी पे पार्टनर बाउंड हो। अब सवाल ये कि वहाँ लिखा कि ये पार्टनर 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता थर्ड पार्टीज़ के साथ। ये किस में लिखा हुआ है? डीड में। तो अगर वो 2 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करेगा तो उसने जो हरकत की है वो गलत है, फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अब अगला मसला, जो थर्ड पर्सन डील कर रहा है फर्म के साथ, क्या उसने भी वो कागज़ पढ़ा है? अगर उसने वो कागज़ नहीं पढ़ा तो वो तो जिम्मेदार नहीं है। तो थर्ड पर्सन तभी रिस्पॉन्सिबल होगा ऐसी अथॉरिटी पे जिसमें किसी को मना किया गया पार्टनरशिप डीड के थ्रू, जिसको पता हो इस कंडीशन का। तो अगर थर्ड पर्सन को पता हो और वो डील कर ले तो वो थर्ड पर्सन और पार्टनर पर्सनली लायबल होंगे, फर्म का कोई कसूर नहीं होगा। और अगर थर्ड पर्सन को नहीं पता था तो फिर वो फर्म के किसी भी बंदे से रिकवर कर सकता है। अच्छा, जो बंदा रिकवर करके दे देगा, बाहर की पार्टी को क्लियर कर दिया, अब आपस में क्या होगा? उससे रिकवर करेगा जिसने रूल्स को तोड़ा है। ये बात समझ आई? तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सप्रेस अथॉरिटी। फिर सेकंड अथॉरिटी कौन सी है? एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो उसकी पोजीशन से वाजे है। याद हमने कहा था अगर एक एजेंट है तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है कि आपने उसको लिख के क्या क्या पावर्स दी हुई हैं। तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या थी? वो जिस पोजीशन पे बैठा है, मैंने कहा कैश की पोजीशन पे जो बैठा है, आप टिपिकली क्या अज्यूम करेंगे? कैश से रिलेटेड जो मामलात होंगे वो डील करेगा। अच्छा, उस वक्त हम एजेंट और प्रिंसिपल का जिक्र कर रहे थे। प्रिंसिपल मालिक था और एजेंट नौकर था। इस वक्त हम पार्टनर का जिक्र कर रहे हैं, जो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, जो मालिकों में भी है और जो तकरीबन एम्प्लॉइज़ में भी है, यानी कि वो एजेंट भी और प्रिंसिपल भी है। तो अब इसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी बहुत बड़ी होगी। हर वो काम जो एक बिज़नेस का ओनर कर सकता है और हर वो काम जो एक बिज़नेस का एम्प्लॉय कर सकता है, वो सारी की सारी इसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी होगी। तो किताब ने एक लिस्ट दे दी लंबी सी कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ये आता है। वो लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पेपर में बैठ के खुद भी लिख सकते हैं। सोचिएगा कि एक ओनर क्या क्या कर सकता है। ट्रांजैक्शंस कर सकता है, कैश ले सकता है, कैश दे सकता है, लीगल केसेस कर सकता है, मामलात को सेटल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे बहुत सारे काम कर सकता है, एम्प्लॉइज़ को हायर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हर वो काम जो एक ओनर अपने बिजनेस के लिए कर सकता है वो पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। तो यहाँ कन्फ्यूजन ये नहीं है कि उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि उसकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या नहीं है। तो लॉ ने यहाँ एक लिस्ट बताई है कि ये 8 ऐसे काम हैं जो पार्टनर नहीं कर सकता। बगैर बाकियों से पूछे कोई पार्टनर अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए वो वाले काम नहीं कर सकता। उन 8 चीज़ों में क्या है? आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते अपने नाम पे बगैर बाकियों से पूछे फर्म के लिए। आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते फर्म के लिए। आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी कि जो आपकी ज़मीन वगैरह या इस तरह के बिल्डिंग वगैरह है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बगैर बाकियों से पूछे। आप किसी लीगल केस को जो फर्म का चल रहा है वो विड्रॉ नहीं कर सकता अदालत से कि चलो छोड़ो रहने देते हैं। एक लीगल केस चल रहा है तो उसमें आप अदालत में जाके लायबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ भाई ठीक है मैं मानता हूँ कि हम लोग जिम्मेदार हैं। जब तक सारे नहीं मानेंगे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सामने वाली पार्टी ने आपको आके कहा यार ये कम पैसे लेके बस मुकमुका करो, आप बगैर बाकियों से पूछे ये काम नहीं कर सकते। बाकियों से पूछे बगैर अपनी पार्टनरशिप को किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं करवा सकते। एक और बड़ी पार्टनरशिप ने कहा तुम लोग हमारे पार्टनर बनोगे, एक पार्टनर ने कहा हाँ हम लोग पार्टनर बनेंगे। अकेला नहीं कह सकता, सबसे पूछ के कहेगा। तो
तो इसका मतलब है कि चंद स्पेसिफिक ऐसे एरियाज हैं जहां पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी काम नहीं करती। तो आपने वो लिस्ट याद नहीं करनी कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या क्या है, वो लिस्ट याद करनी है कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या क्या नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? इम्प्लॉयड अथॉरिटी से आगे निकलते हैं तो फिर आ जाती है अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। दो खास तरह के पार्टनर्स होते हैं जिनके पास अपेरेंट अथॉरिटी होती है, होती नहीं है लेकिन हमें लगता है कि है उनके पास। ऐसा कब होता है? ऐसा वैसे ही होता है जैसे वो वाले केस में था, वो जो फादर और बेटा जो एक जगह पे जाके ठहर रहे थे, पप्पू, फादर और वो जो उनका बेटा पप्पू था, उसमें बेटे के पास अथॉरिटी उस वक्त नहीं थी लेकिन दुकानदार की नज़र में अथॉरिटी थी, वो लायबल हो गया। इस चीज़ को हम कहते हैं एस्टॉपल। एस्टॉपल इज समथिंग कि जब प्रिंसिपल ने कन्फ्यूजन फैला दी हो और कि एजेंट के पास अथॉरिटी जबकि एजेंट के पास अथॉरिटी ना हो, तो फिर प्रिंसिपल फंस जाता है और उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो पार्टनरशिप में भी ऐसा पार्टनर होगा, उसको हम कहेंगे पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होगा एक पार्टनर है जो पार्टनर नहीं रहा, बट चूंकि बाकी पार्टनर्स ने दुनिया के सामने ये वाजे किया था कि हमारा पार्टनर है और फर्ज करें कल को रिटायर हो गया वो, तो अभी भी फर्म वाले उसके एक्शंस पे जिम्मेदार होंगे क्योंकि फर्म वालों ने सबको नहीं बताया कि वो हमें छोड़ के जा चुका है। अच्छा, पार्टनरशिप में रिवर्स काम भी हो जाता है। समटाइम एक बंदा खुद ही कह देता है मैं पार्टनर हूँ जबकि वो पार्टनर नहीं होता। तो अगर एक बंदा खुद ही से कह दे मैं पार्टनर हूँ और वो पार्टनर नहीं है, तो पार्टनर तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे लेकिन वो फर्म की जिम्मेदारी ले लेगा। एक फर्म है 4 बंदों की और एक और शख्स है जो दुनिया में जगह जगह जाके कहता है मैं उन लोगों का खुफिया पार्टनर हूँ, हम लोग पब्लिकली बताते नहीं हैं। ये मानता है कि मैं उनका पार्टनर हूँ, उन्होंने कभी नहीं कहा ये हमारा पार्टनर। अगर वो कहते तो स्टॉपल बन जाता। ये कहता है कि वो मेरे पार्टनर है, इसको कहते हैं पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। एक बंदा अपने बारे में होल्ड आउट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ या लोगों को यकीन दिला रहा है कि मैं पार्टनर हूँ। तो इसमें क्या होगा, ये बंदा फंस जाएगा जो झूठ बोल रहा है। कल को ये गलत करेगा, फर्म जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फर्म गलत करेगी ये जिम्मेदार। थर्ड पर्सन उन 4 को पकड़े, ये ऐसे पकड़ ले क्योंकि ये मानता है कि मैं पार्टनर हूँ। तो ये चौथी तरह की अथॉरिटी है जो वहाँ पे भी थी, जो होती नहीं है लेकिन अपेरेंट है। वहाँ उसको ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी कहते थे, यहाँ हम कहेंगे पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट में ये वाली अथॉरिटी आ जाती है। जी जी, एस्टॉपल और ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में कोई डिफरेंस है। एजेंसी का नाम होता है एजेंसी बाय एस्टॉपल और उसमें जो अथॉरिटी होती है उसका नाम होता है ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल ऐसी अथॉरिटी को कहते हैं जो दिख रही है, अपेरेंट है, और एस्टॉपल एक वे है, यानी कि ये हरकत जिसमें एक बंदे के बारे में गुमान क्रिएट करवा दिया जाए कि ये एजेंट या पार्टनर है, इस हरकत को कहते हैं एस्टॉपल। तो वो जो पप्पू की एजेंसी थी वो एजेंसी बाय एस्टॉपल थी और जो दुनिया की नज़र में अथॉरिटी थी वो ऑस्टेंसिबल थी। तो अथॉरिटी का नाम ऑस्टेंसिबल है लेकिन इस अरेंजमेंट को कहते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल। तो पार्टनरशिप में एस्टॉपल भी हो सकता है और होल्डिंग आउट भी हो सकता है, बट इस अथॉरिटी को हम कहेंगे ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी या पेरेंट अथॉरिटी। तो वही 4 तरह की अथॉरिटी जो हमने वहाँ पढ़ी थी वो यहाँ पे भी मौजूद है। जल्दी से अब किताब से देखते हैं इन सारी चीज़ों को। 1-3 प्रेस कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एक्चुअल भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ ईच पार्टनर में बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या, एक्ट ऑफ पार्टनर डन बाय हिम एज एजेंट ऑफ फर्म इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इन द नेम ऑफ फर्म। फर्म के नाम से, फर्म में रहते हुए, फर्म के इरादे से जो उसने किया, इस इरादे से कि फर्म बाइंड हो, तो वो एक्शन जो है वो उसका फर्म का एक्शन कहलाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म इज नोन एज इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। अब इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या क्या शामिल है? हर पार्टनर विद इन स्कोप ऑफ इम्प्लॉयड अथॉरिटी बहुत सारे काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल बाइंग, सेलिंग, रिसीविंग पेमेंट्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स, सेटलिंग अकाउंट्स वगैरह, सर्वेंट्स एम्प्लॉय करना, चेक ड्रॉ करना, प्लेज करना मूवेबल प्रॉपर्टी को, डिफरेंट लीगल केसेस में एंटर हो जाना फर्म के बिहाफ पे। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो अपने फर्म के बिहाफ पे कर सकता है अपनी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में रहते हुए। लेकिन कुछ काम है जो नहीं कर सकता। फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इम्प्लॉयड अथॉरिटी। तो जो ये वाली लिस्ट है ये याद नहीं करनी, लेकिन जो ये वाली लिस्ट है ये यकीनन याद करनी है, 100% याद करनी है। रट्टे में चैप्टर 13 में से ये उनका फेवरेट सवाल है कि बताओ वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है। वो कौन कौन से काम है? आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते आप। अपनी फर्म का डिस्प्यूट उठा के
आर्बिट्रेशन में ले जा सकते। आर्बिट्रेशन क्या है? अदालत का ऑपोजिट सेटअप होता है। अदालत में तो एक लीगल सिस्टम है, उसके अलावा आप अदालत को छोड़ के एक जगह पे किसी और थर्ड पर्सन के पास जा सकते हैं कि तुम हमारे दरमियान फैसला करवाओ। जी, अदालत के पास जा सकते हैं? जी, अदालत के पास जा सकते हैं आप। अगर यहाँ देखें तो सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड डिफेंडिंग सूट्स, तो अदालत में जाना इख्तियार में है, अदालत में केस डिफेंड करना इख्तियार में, लेकिन केस वापस लेना इख्तियार में नहीं है, केस में कंप्रोमाइज़ करना इख्तियार में नहीं है, लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना इख्तियार में नहीं है। वो भी यहाँ लिस्ट आएगी, अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो फिर ज़रा समझ आ जाएगा। आर्बिट्रेशन, आप अदालत को छोड़ के आर्बिट्रेटर के पास नहीं ले जा सकते बगैर बाकियों से पूछे। इन सब में बाकियों से पूछ लें तो कोई मसला नहीं है, अकेले कोई पार्टनर ये काम नहीं कर सकता। आर्बिट्रेशन समझ आया? बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता अपने नाम पे बगैर बाकियों से पूछे फर्म का। कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कोई भी फर्म के ऊपर कोई क्लेम है या कोई और इस तरह का चक्कर है, कोई लेन देन है हमारा, तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कंप्रोमाइज़ का मतलब आप कम अमाउंट पे मान जाए। फर्म ने केस किया हुआ है कि हमें 20 लाख चाहिए कंपनसेशन के तौर पे, ये अदालत में गया, इसने कहा यार एक काम करो 8 लाख दे दो, खैर है। ये इस तरह का काम नहीं होगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये लीगल केस को विड्रॉ नहीं करेगा, ये लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी अदालत में जाके कहे हाँ जी ये लाइबिलिटी हमारी बनती है, ठीक है मैं ज़िम्मेदार हूँ, हम इस लाइबिलिटी को टेकअप कर लेते हैं, बगैर बाकियों से पूछे लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, अपनी पार्टनरशिप को किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं करवाएगा। तो ये 8 काम है, अगर हम इसके ग्रुप्स बनाने की कोशिश करें तो लीगल केसेस से रिलेटेड 4 चीज़ें बन जाती हैं, आर्बिट्रेशन, कंप्रोमाइज़, विड्रॉल और लाइबिलिटी एक्सेप्टेंस। नॉन करंट एसेट से रिलेटेड 2 चीज़ें बन जाती है, एक्विजिशन और ट्रांसफ़र, और 2 इंडिपेंडेंट पॉइंट है, पार्टनरशिप और बैंक अकाउंट। तो ये 8 चीज़ें हैं, ये 8 काम आप बगैर बाकियों से पूछे नहीं कर सकते। अब मेरा फिर सवाल, फ़र्ज़ करें यहाँ उन्होंने कहा था कि आप ये काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में उन्होंने मना कर दिया। अब अगर पार्टनर वो काम करता है तो कसूरवार है। अब फिर दोबारा थर्ड पार्टी की तरफ से सोचते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं पता इस बारे में, तो क्या अब थर्ड पार्टी कसूरवार होगी? यकीनन होगी, क्योंकि ये एग्रीमेंट के अंदर चोरी छुपे नहीं लिखा, ये लॉ ने बताया है। ये 8 रिस्ट्रिक्शन किसने लगाई हैं? और इग्नोरेंस ऑफ लॉ ये एक्सक्यूज ही नहीं है। तो ये याद रखना है, एग्रीमेंट में जो लिखा है उस पर थर्ड पर्सन तब लायबल होगा जब उसे पता है, और ये वाली लिस्ट पे थर्ड पर्सन हमेशा लायबल होगा क्योंकि उसे पता होना चाहिए। ये लॉ की लिस्ट है। तो पेपर में अगर सिनेरियो आ जाए और इसकी खिलाफ वर्जी हो तो पार्टनर भी कसूरवार, थर्ड पर्सन भी कसूरवार। और अगर ऐसी खिलाफ वर्जी हो रही है जो एग्रीमेंट में लिखा था तो पार्टनर तो कंफर्म कसूरवार है, थर्ड पर्सन तब कसूरवार है जब उसे पता था। तो ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी में डिफरेंस समझ आया। अब यहाँ थोड़ी सी वो दोबारा बात करने लगे हैं, पार्टनरशिप डीड में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हो, रिस्ट्रिक्शन जो स्पेसिफिकली रिटर्न होती है पार्टनरशिप डीड में वो भी फॉलो होती है। इट इज़ इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट द पर्सन डीलिंग विद द फर्म हैविंग, जिसको नॉलेज है उसी पे एप्लीकेबल है, बाकियों पे एप्लीकेबल नहीं है। अब इस चैप्टर में ना छोटी छोटी सी बहुत जेनेरिक बातें हैं लेकिन रिवॉल्व करती हैं उन्हीं 4 अथॉरिटीज़ के गिर्द। रेटिफिकेशन ऑफ एक्शंस टेकन बाय पार्टनर आउटसाइड द एक्चुअल अथॉरिटी है, कागज़ पे जो लिखा था उससे बाहर निकल के उसने कुछ काम किया तो क्या वो माना जाएगा? अगर बाकी पार्टनर्स ने ओके कर दिया तो मान लिया जाएगा। जब एक पार्टनर एक्सीड करता है अपनी अथॉरिटी से तो अदर पार्टनर में अप्रूव सच अनऑथराइज्ड एक्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है? पिछले साल बैक डेट से, यानी कि अगर उसने 10 दिन पहले एक हरकत की और वो उसकी अथॉरिटी में नहीं था और 10 दिन बाद बाकी सब ने कहा हाँ हम मानते हैं कि इसकी अथॉरिटी थी, तो उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाएगा। रेटिफिकेशन से पार्टनर डाउट खत्म कर देते हैं। क्या डाउट खत्म कर देते हैं कि इस बंदे की इम्प्लाइड अथॉरिटी थी या नहीं थी, और फिर वो डाउट क्या अगले बंदे को पता था या नहीं पता था। जब आपने खुद ही बोल के बता दिया इसके पास अथॉरिटी है तो अथॉरिटी भी आ गई उसके पास और थर्ड पर्सन को डाउट भी नहीं, उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। तो एक्सप्रेस अथॉरिटी के साथ ये रिस्ट्रिक्शन आ सकती है और रेटिफिकेशन आ सकती है। और एम्प्लॉयड अथॉरिटी में तो एक्सप्रेस अथॉरिटी में आपने वो बात याद रखनी है कि एग्रीमेंट के मुताबिक, और ये 2 बातें साथ कनेक्ट हो जाएंगी। और एम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या होता है और क्या नहीं होता, लेकिन जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या नहीं होता, वो एक्सप्रेस लिस्ट है, और क्या होता है वो पेपर में आप खुद से भी लिखना चाहें कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इमरजेंसी में अथॉरिटी, याद है तीसरी अथॉरिटी, अल्फाज पढ़ते हैं। पार्टनर हैज अथॉरिटी इन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फॉर लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी केयर इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर। देखी वर्डिंग लग रही है।
100% वही पुरानी बात है जो हमें पहले से पता है। तो इमरजेंसी में पार्टनर के पास इख्तियार है या नहीं है, अगर फर्म को बचाना चाह रहा है तो जो उसने किया वो सही था, मान लिया जाएगा। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, अगर फर्म को बाइंड करना चाह रहा है, कोई भी एक्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ऑन बिहाफ ऑफ फर्म करेंगे और इस इरादे से करेंगे। चूंकि अब एक बहुत बड़ी डिबेट है कि जो एक्शन पार्टनर ने किया वो उसका एक्शन है या फर्म का एक्शन है। अगर उसने फर्म में बैठे हुए वो एक्शन किया, फर्म के नाम से एक्शन किया, फर्म के इरादे से एक्शन किया, फर्म के बिजनेस में रहते हुए किया, तो वो फर्म का एक्शन है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि हमारे फ्रंट ऑफिसर के पास आप गए और उसने आपको एडमिशन दिया SBI में किसी सब्जेक्ट में, हमारे यहाँ पास बैठा हुआ था, हमारे फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ था, हमारे पास हमारे कोर्स में एडमिशन दिया, तो ठीक है, अब वो बाइंड कर देगा फर्म को, फर्म जिम्मेदार होगी। अब फ़र्ज़ करें वो बंदा आपको मिले कहीं बाहर पैनोरामा सेंटर के पास और वहाँ आपका वो SBI में एडमिशन कर दे, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसने हमारे माहौल में हमारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू नहीं किया एडमिशन। अच्छा, फ़र्ज़ करें मिले SBI में, लेकिन आपसे कहे कि इस वक्त सोने का रेट बड़ा अच्छा चल रहा है, आप 2 लाख रुपए दे दें, मैं आपका सोना इन्वेस्ट करवा देता हूँ, तो क्या हम बाउंड होंगे? हम कब बाउंड होंगे? जब उसने हमारे वाले बिजनेस, हमारे प्रेमिसेस या हमारे नाम को यूज़ करते हुए हमारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इस इरादे से कि वो हमें बाइंड कर रहा है, उसका वो एक्शन हमें बाउंड करेगा। लेकिन उसका वो एक्शन जो हमारे बिजनेस से हटके है, उसका वो एक्शन जो हमारे नाम से हटके है, उसका वो एक्शन जो नॉर्मली हमारे बिजनेस में वैसी हरकत नहीं की जाती, वो एक्शन उसका पर्सनल एक्शन माना जाएगा। तो ये जहन में रखना है कि पार्टनर, अब पार्टनर को अगर आप नोटिस दें, तो अगर आपने पार्टनर को नोटिस दिया तो वो नोटिस अगर आपने फर्म के प्रेमिसेस में आके दिया तो फिर तो कंफर्म फर्म बाउंड हो गई। और अगर पार्टनर को आपने नोटिस दिया और उसे कहा कि फर्म वालों को पहुंचाना है तो भी तकरीबन फर्म वालों को। लेकिन अगर एक पार्टनर को आपने एक साइलेंट पार्टनर को नोटिस दे दिया, आपको पता है ये तो बात ही नहीं करता बाकियों से, तो वो नोटिस काउंट नहीं होगा। इसी तरह से अगर पार्टनर एक जिम्मेदारी ले रहा है, अगर वो फर्म के बिजनेस में रहते हुए जिम्मेदारी ले रहा है तो वो जिम्मेदारी फर्म की जिम्मेदारी है, और अगर फर्म के बिजनेस से हट के कोई जिम्मेदारी ले रहा है वो पर्सनल जिम्मेदारी है। तो इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, एनी एक्ट, an act done or instrument executed by partner or other person on behalf of firm shall be done or executed in firm name, या तो फर्म के नाम पे किया जाए, और इन मैनर, या इस तरीके से किया जाए, implying an intention to, या तो फर्म के नाम पे हो या इस इरादे से हो कि हाँ भाई फर्म बाउंड होगी। ये बात इस चैप्टर में 2-3 दफ़ा रिपीट हुई है। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर, पार्टनर अगर एक बात मान जाए, एडमिशन, एडमिट करने की जमा, एडमिट करने का वर्ब, क्योंकि एक एडमिशन और भी होता है, फर्म में पार्टनर ऐड होने को भी एडमिशन कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये एडमिशन फर्म में बंदा ऐड होना नहीं है। इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर, जब पार्टनर कुछ एडमिट करे, कोई भी एडमिट करना या रिप्रेजेंटेशन पार्टनर की फर्म पे तब बाउंड होगी जब ये रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ द फर्म करे और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ हो। जैसा भी मैंने कहा कि अगर वो आपका एडमिशन करे तो माना जाएगा कि हमने किया, अगर वो हमारे बिजनेस में रहते हुए हमारे पैटर्न के मुताबिक करे। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस देंगे तो क्या वो फर्म को नोटिस काउंट होगा? ये नोटिस अगर फर्म के अफेयर से रिलेट करता है और आपने वर्किंग पार्टनर को दिया है और उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो ये समझा जाएगा कि उसको दिया गया नोटिस किसको मिल गया? फर्म को, क्योंकि फर्म एक इंसान नहीं है ना, फर्म इंसानों का मजमुआ है, तो जो होगा वो इन्हीं इंसानों से होगा। तो इनको जब नोटिस देंगे तो वो फर्म को नोटिस मिलेगा, ये जो एक्शन करेंगे वो फर्म का एक्शन काउंट होगा। दोनों सूरतों में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफेयर्स ऑफ द फर्म से रिलेटेड होना चाहिए। यहां तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, बल्कि लगे हाथों अगली स्लाइड भी डिस्कस कर दूं ताकि टॉपिक पूरा का पूरा ही खत्म हो जाए। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर एंड फर्म, फर्म और पार्टनर्स की आपस की लाइबिलिटी। मेरा आपसे सवाल है, लाइट 1 ओपन कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। मेरा आपसे सवाल है कि जो पार्टनर की लाइबिलिटी है वो जॉइंट एंड सेवरल है, इसका मतलब क्या होता है? हर पार्टनर फर्म के सारे कामों के लिए अकेला भी लायबल है और सबके साथ मिलके भी लायबल है। ये ज़रूरी नहीं कि वो मुजरिम भी हो, और ये ज़रूरी नहीं कि उसका शेयर होल्डिंग भी 100% हो। याद है कल परसों के एग्जांपल में हमने देखा था कि एक बंदे ने कहा था मैं लॉस शेयर नहीं करूंगा, लेकिन थर्ड पार्टी ने आके उससे सारे पैसे रिकवर कर लिए। तो ये दो नज़रें हैं, बाहर के लोगों की नज़र में आप जॉइंट एंड सेवरल लायबल है, और जब आपस में बैठेंगे तो देखेंगे कौन जिम्मेदार। तो अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया तो एक दूसरा शरीफ पार्टनर बहरहाल लायबल है। ये समझ रहे?
अगर आपको सवाल आए कि हाँ भाई एक पार्टनर ने फ्रॉड किया और उसने किसी दूसरे को पार्टनर को पकड़ लिया, क्या वो लायबल है? असल जवाब है वो लायबल नहीं है, लेकिन पहला जवाब है यस, फिलहाल वो लायबल है। फिलहाल वो बाहर के बंदे की नज़र में लायबल है, उसे पे कर देगा, यानी फर्म लायबल है इस बंदे के एक्शन के लिए। अब उसके बाद जब फर्म वाले आपस में बैठेंगे तो वो बंदा लायबल होगा फर्म के बाकी लोगों का लॉस पूरा करने का, इंडेमनिफाई करने का। फ्रॉड हो, थर्ड, लेकिन आप पकड़ेगी और उससे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकवर करेगी। ये रूल समझ आया? किताब ही हमें बताना चाह रही है, वन ऑफ कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ अ फर्म, जॉइंट एंड सेवरल। Liability of partner is both joint and several, so that creditor may compel any one or more of the partner to discharge whole of the debt। अब ये बात पहले कई दफ़ा हुई है, लेकिन फिर सुन लेते हैं, ये बात समझ आई? फिर क्या कह रहे हैं? Liability of firm for wrongful act of a wrongful act किया है, गलत एक्ट किया है किसी पार्टनर ने, लाइबल कौन हो रहा है? Whereby wrongful act or omission of a partner acting in ordinary course of business, any loss or injury is caused to any third party, firm is liable to same extent as फर्म लाइबल है थर्ड पार्टीज को। बाद में फर्म बिटवीन द पार्टनर्स जो राइट्स है उसमें वो इंडेमनिटी वाली बात हमने पढ़ी थी। तो ये चैप्टर है बाहर वालों के साथ आप कितने लाइबल हैं, और पिछला चैप्टर था आपस में कितना लाइबल है। फॉर फ्रॉड, फर्म इज लाइबल टू थर्ड पार्टी फॉर लॉस कॉस्ट टू देम, सेम मस्ट बी बोर्न बाय पार्टनर कमिटिंग द फ्रॉड एंड कैन नॉट बी शेयर्ड अमंग ऑल। पहले फर्म लाइबल है, लेकिन बाद में कौन बेयर करेगा? फ्रॉड करने वाला पार्टनर। इसी तरह लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। अगर एक पार्टनर या फर्म एक्टिंग विद इन अपेरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी, या पैसे लेते हैं या एसेट लेते हैं किसी थर्ड पार्टी से, एंड मिस अप्लाइज इट, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर देते हैं, फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द। फर्म के पास कोई पैसे देके गया कि आपने इसलिए करने हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा ये पैसे पकड़े मेरा एडमिशन कर दें, उन्होंने कहा ठीक है, और पैसे पकड़ के डॉलर में लगा दिए, तो सारी फर्म ने लगाए या किसी एक पार्टनर ने लगाए, फर्म जिम्मेदार है क्योंकि उसने पैसे पकड़े थे बच्चे के एडमिशन के लिए, तो फर्म जिम्मेदार होगी। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? पक्का? ठीक है जी, 1 और 3 दोनों। इसके बाद आते हैं हमारे पास 2 स्पेशल केस, ट्रांसफरी के और माइनर के, और एंड पे फिर हमारी वो होल्डिंग आउट और एस्टॉपल वाली हल्की सी डिस्कशन होगी। बल्कि होल्डिंग आउट एस्टॉपल की डिस्कशन पहले कर लेते हैं, ताकि जो है ना आप ये चीज़ कवर हो जाए। जी अब लाइट दोबारा से ऑफ करनी पड़ेगी, 1-3 जज़ाकल्लाह। और अब तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, पहले तो मैं जो है ना बहुत ज़्यादा इंडेप्टेड सा फील कर रहा होता था कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है, अब तो मैंने अनाउंस कर दिया नाम। वो कहेंगे नहीं सर ऐसा ना करें, हमें नाम नहीं चाहिए, हम जो है ना फिर भी ये क्लास को हेल्प करेंगे। मुस्कुरा दी तो उन्होंने कहा जी क्या बात कर दी है। चलें जी, होल्डिंग आउट एस्टॉपल तो आपको पहले से पता है, क्योंकि एस्टॉपल था पप्पू वाला केस, जब प्रिंसिपल ने कन्फ्यूजन फैला दी थी कि फ़लाना शख्स हमारा एजेंट है जबकि वो एजेंट नहीं था, तो उस फलाना शख्स के एक्शन पे वो प्रिंसिपल फंस गया जिसने कन्फ्यूजन फैला दी थी। इसमें रिवर्स हो रहा है, इसमें एजेंट जाके कन्फ्यूजन फैला देता है कि मैं एजेंट हूँ जबकि वो एजेंट नहीं होता। तो ऐसे में बजाय इसके कि इसके एक्शन पे फर्म लायबल हो या प्रिंसिपल लायबल हो, प्रिंसिपल के एक्शन पे ये लायबल हो जाता है। एक बंदा जिसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपने आप को रिप्रेजेंट किया, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली शो किया कि मैं एजेंट हूँ, और नोइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी सो रिप्रेजेंटेड, या किसी और ने कहा ये उनका पार्टनर और ये खामोश बैठा मुस्कुराता रहा, यानी इसने इजाज़त दी कि हाँ भाई मेरे बारे में ऐसा कहो, या खुद कहा मैं पार्टनर हूँ, या दूसरों को ये इजाज़त दी कि कहो कि मैं पार्टनर हूँ, इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इफ थर्ड पार्टी गिव्स क्रेडिट टू द फर्म, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट शैल बी लायबल जस्ट लाइक। अब अगर फर्म फर्म उस फर्म को अगर कोई लोन देता है, तो ऐसे में फर्म के 4 पार्टनर्स तो लायबल हैं ही हैं, वो भी लायबल है जो कहता था मैं इनका पार्टनर हूँ। बट कुछ शराइतें हैं। होल्डिंग आउट के अंदर क्या होना चाहिए? ही मस्ट हैव बाय स्पोकन और रिटन और हिज कंडक्ट रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी पार्टनर, यानी कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, या ही मस्ट हैव नोइंगली परमिटेड हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर टू अदर पर्सन, यानी कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अदर पर्सन ने इस पे फेथ किया हो, इसकी इस बात पे भरोसा किया हो, वेदर और नॉट पर्सन रिप्रेजेंटिंग नो दैट रिप्रेजेंटेशन हैज़ रीच अदर पर्सन, जिसने अपने आप को पार्टनर बोला था, जगह जगह बोला था, फेसबुक पे पोस्ट लगा दी थी, अब उसे नहीं पता मेरी पोस्ट किस किस ने देखी है, लेकिन जिस किसी ने देखी और उसने ये भरोसा कर लिया कि उनका पार्टनर है, तो कल को फर्म का कोई भी नुकसान वो फर्म से भी रिकवर कर सकता है।
इस बंदे से भी रिकवर कर सकता है। तो होल्डिंग आउट जो है उसमें ये बंदा फंस जाएगा जो झूठ बोल रहा है कि मैं एक फर्म का नुमाइंदा हूँ, इसी को सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हाँ, साइलेंस भी होल्डिंग आउट कहलाएगा। इसके साथ वाला बंदा कह रहा है कि आपको पता है ये साथ जो मेरा बंदा बैठा है ये फलाना फर्म में पार्टनर है और ये खामोश है, तो खामोशी भी क्या कंसिडर की जाएगी? होल्डिंग आउट। तो प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट हमेशा अप्लाई करेगा, रिटायरिंग पार्टनर के केस में भी अप्लाई करेगा, लेकिन ये डिजीज़ या इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में अप्लाई नहीं करेगा। भाई अगर मरा हुआ पार्टनर किसी को कंफ्यूज कर देगा मैं पार्टनर हूँ तो वैसी बड़ी ख़तरनाक सी बात हो जाएगी। तो डिजीज़ या इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में होल्डिंग आउट अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे केसेस में होल्डिंग आउट अप्लाई करेगा, जिसमें एक बंदा ये कन्फ्यूजन फैला रहा है कि मैं पार्टनर हूँ जबकि वो पार्टनर नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। जी जी, अब ब्रांड एम्बेसडर को तो फर्म वालों ने खुद कहा होता है कि तुम हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, लेकिन एक बंदा खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ, फर्म ने उसे नहीं कहा, और वो अपने आप के बारे में क्लेम करे कि हाँ भाई मैं हूँ पार्टनर, तो फिर वो ज़िम्मेदार होगा उस ब्रांड की किसी गलत हरकत पे, लेकिन इसकी किसी हरकत पे ब्रांड वाले ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर है या पार्टनर है, लेकिन इसने कहा था कि मैं उनसे रिलेट करता हूँ। क्लियर? ये बात समझ आई? देन आते हैं हम फिर स्पेशल सिनेरियो की तरफ। लाइट्स ओपन कर देते हैं। दो तरह के ख़ास केस, ट्रांसफरी और माइनर। ये दो ऐसे लोग हैं जो पार्टनर होते नहीं, लेकिन इनको पार्टनरशिप का शेयर मिल रहा होता है, इनको पार्टनरशिप के बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ट्रांसफरी किसे कहते हैं? एक बंदा अपने जितना भी हिस्सा है वो नाम कर देता है किसी दूसरे के। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके 4-5 तरह के बिजनेस हैं, उसका छोटा भाई बेरोज़गार है, उसने कहा चलो एक काम करता हूँ, इस वाली पार्टनरशिप का हिस्सा मैं अपने छोटे भाई के नाम पर रखवा देता हूँ, तो छोटा भाई बन जाएगा ट्रांसफरी। छोटा भाई पार्टनर नहीं बनेगा, ट्रांसफरी बन जाएगा। या हो सकता है कि एक बंदा कहेगा जी मैं बड़े नेक काम करता हूँ, तो मैं मतलब बहुत सारे कमर्शियल काम तो करता हूँ, तो सोच रहा हूँ थोड़े से नेक काम भी करूँ, तो वो अपने बहुत सारे बिजनेस में से किसी एक पार्टनरशिप से कहे जो मेरा 20% हिस्सा है ना वो मेरे बजाय मस्जिद को देना है, तो मस्जिद या छोटा भाई ये बन गए ट्रांसफरी। और जिसने अपना हिस्सा ट्रांसफ़र किया, इसके लिए आपको बाकियों की रजामंदी चाहिए, आप उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, उन्हें बताएंगे मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। अब फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, यही पार्टनर काम भी करता रहेगा, सारा कुछ वैसे ही चलता रहेगा। जब प्रॉफिट तकसीम होने की बारी आएगी तो इसके हिस्से का 20% चला जाएगा उसके छोटे भाई, या दूसरी एग्जाम्पल में मस्जिद को चला जाएगा। वो मस्जिद या छोटा भाई आके बिजनेस अफेयर्स नहीं देख सकते, वो अकाउंट्स नहीं चेक कर सकते, वो डिबेट नहीं कर सकते, वो लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते बिजनेस में। इवन वो ये भी नहीं कह सकते फर्म बंद करो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्योंकि हिस्सा दो तरह का है, एक तो प्रॉफिट का हिस्सा है, दूसरा एसेट्स में भी तो हिस्सा पड़ा हुआ है। तो जब तक फर्म जिंदा है या जब तक वो पार्टनर मौजूद है वहाँ जिसका वो हिस्सा है, वो हिस्सा वहीं पड़ा रहेगा एसेट्स का, और जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो ट्रांसफरी को जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस मेन पार्टनर ने फर्म छोड़ दी, या फर्म बंद हो गई, या किसी भी वजह से ये डिसएसोसिएट हो गया और अब वो वक्त आ गया कि ये अपने एसेट मांगता, तो ये नहीं मांगेगा, ट्रांसफरी मांगेगा। अब ट्रांसफरी केस भी कर सकता है, ट्रांसफरी अकाउंट भी मांग सकता है, ट्रांसफरी इनको अदालत में भी ले जा सकता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ट्रांसफरी समझ आया? ट्रांसफरी आप किसी को अपने हिस्से का वारिस बना देते हैं, लेकिन पार्टनर आप रहते हैं, काम आप करते रहते हैं, जिम्मेदारी आपकी होती है, और वो शख्स प्रॉफिट का हिस्सा लेता है, उसे ना भी हिस्सा मिले तो वो केस नहीं कर सकता, आपको शिकायत करेगा भाई मुझे हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर फर्म बंद हो जाए या ये पार्टनर रिटायर हो जाए या डिसएसोसिएट हो जाए, तो उस दिन हिसाब किताब होगा एसेट्स का, और वो एसेट्स भी अब पार्टनर को नहीं मिलेंगे, उसी को मिलेंगे जिसको इसने ट्रांसफरी बनाया था। तो किताब से पूछते हैं 1-3 बल्कि जी 20% ही मिलेगा जी। अब जो तय हुआ उतना ही मिलेगा। नॉर्मली जितना शेयर प्रॉफिट में होता है नॉर्मली उतना ही एसेट्स में होता है, बट हमारी किताब ने एसेट और प्रॉफिट की परसेंटेज पे अलग से लंबी चौड़ी डिबेट नहीं की। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट का शेयर और एसेट का शेयर शुरू में बराबर नहीं होता, आगे चल के बराबर हो जाता है। अब पता नहीं आपको समझ आई नहीं आई, सिलेबस का ऐसा नहीं है। एक बंदे ने 1 करोड़ खर्चा और एक के पास थी स्किल्स, और कहा मेरा 1 करोड़ तुम्हारी स्किल, हम बन जाते हैं 50-50% के पार्टनर। 1 करोड़ से एसेट खरीदे गए, 1 महीने बाद दूसरे पार्टनर ने, स्किल वाले ने कहा यार एक काम करते हैं बंद करते हैं, तो अगर वही 50% उसको एसेट में हिस्सा मिल गया तो ये तो मज़ेदार काम हो गया।
कि एक बंदे को 1 महीने के लिए अपने साथ लगाया और उसके 50 लाख के एसेट लेके निकल लिया। तो ऐसा नहीं होता। शुरू में जो कैश लेके आता है एसेट्स उसके नाम पे होते हैं। आहिस्ता 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि शायद फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि एसेट्स का 100% शेयर उसका होगा और प्रॉफिट में दोनों 50-50 होंगे। शायद 1 साल बाद गुजरने के बाद एसेट का 20% इसका और 80% उसका और प्रॉफिट का 50-50। तो शायद हो सकता है 3-4 साल बाद ये एग्जैक्टली बराबर पे आ चुके, क्योंकि हाँ भाई अब जितने भी एसेट बिल्ड हुए हैं वो तुम्हारी हमारी कंबाइंड मेहनत से बिल्ड हुए हैं। तो एसेट का शेयर और प्रॉफिट का शेयर ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन हमारी किताब ने डिबेट नहीं की, तो फिलहाल जितना उसका प्रॉफिट का शेयर है उतना ही हम एज्यूम करेंगे एसेट्स में शेयर, और वो उतना एसेट्स का शेयर लेके चला जाएगा। किताब क्या कहती है? अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म बाय सेल, मॉर्गेज और चार्ज फुली, और सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं। आपको लोन लिया, बैंक ने कहा हाँ भाई क्या सिक्योरिटी, आपने कहा मेरा वो हिस्सा मैं तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, जब तक तुम्हारे पैसे ना दूँ तुम्हें प्रॉफिट आता रहे। राइट्स ट्रांसफरी के क्या हैं? ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। ट्रांसफरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो या रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर हो, फिर उसको एंटाइटल्ड है कि शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म जिसको ट्रांसफरिंग पार्टनर एंटाइटल्ड था, और अकाउंट मांग सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ताकि वो असर्टेन कर सके, अंदाज़ा लगा सके कि उसका शेयर कितना है। ऐसे में जो ट्रांसफरी है उसकी डिसेबिलिटीज़ क्या है? वो पार्टनर नहीं है, वो डिसेबल है कि वो इंटरफेयर करे बिजनेस में, बिजनेस इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो अकाउंट्स नहीं मांग सकता, वो बुक्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो अकाउंट्स को चैलेंज नहीं कर सकता, वो फर्म बंद कराने के लिए लीगल केस नहीं कर सकता। तो ट्रांसफरी सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सेदार है, बाकी उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जिस दिन फर्म बंद होगी या वो पार्टनर जाएगा जो असल पार्टनर है, उस दिन ये सारे राइट्स रखता है, वरना नहीं रखता। डन। इस तरह का स्पेशल केस है फिर माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले मैं ज़बानी सुना देता हूँ, पर जल्दी से इंग्लिश पढ़ लेंगे जी। 3 भी ऑन कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। ये एक बड़ा स्पेशल केस है और आईकैप अक्सर सिनेरियो बना के इसको टेस्ट करता है। वो सीधा सीधा भी इसको पूछ सकता है और सिनेरियो बना के भी पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को समझने की नीयत से भी पढ़ना है और इसकी बातें याद भी कर लेनी है कि आपसे क्रैमिंग बेस्ड सवाल भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में क्रैमिंग के हिसाब से 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इम्प्लाइड अथॉरिटी वाली वो लिस्ट जो नहीं करने होते, वो वाली लिस्ट, रिस्ट्रिक्शंस। फिर उसके अलावा ये ट्रांसफरी की थोड़ी सी बातें कि इसकी क्या क्या डिसेबिलिटी है, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और माइनर एडमिटेड टू पार्टनरशिप। यानी कि इसका मतलब चैप्टर में ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्रैमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और माइनर वाला समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब माइनर वाला केस क्या है? एक शख्स है, वो फर्म में बैठा हुआ है और हो सकता है कि वो चाहे कि मेरे तो कई बिज़नेस हैं, मैं अपने छोटे बच्चे को भी इस बिज़नेस में हिस्सेदार बना दूँ। वो अपने बच्चे को लेके आता है, वो कहता है 40% मेरा शेयर है, एक काम करो मैं अपने शेयर में से 20% इस अपने बच्चे को देना चाह रहा हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बच्चा माइनर है। अब चूंकि वो माइनर है तो पार्टनरशिप का लॉ ये कहता है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बेनिफिट्स ले सकता है पार्टनरशिप के, लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये बड़ा नहीं होता ना, तब तक इसको हमें सिर्फ बेनिफिशियरी बनाना पड़ेगा। तो होता ये है कि पहले सारे राज़ी होते हैं कि क्या हम इस माइनर को पार्टनरशिप में दाखिल करना चाहते हैं? हाँ जी दाखिल करना चाहते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो एज अ पार्टनर, और जब तक ये बड़ा नहीं है एज अ तकरीबन ट्रांसफरी। अभी ट्रांसफरी और पार्टनर के दरमियान की चीज़ है। ट्रांसफरी से थोड़ा ज़्यादा राइट्स रखता है और पार्टनर से थोड़े कम राइट्स रखता है। तो बच्चे के बड़े होने तक बच्चा प्रॉफिट का हिस्सा लेता रहेगा। इवन ये तो एक एग्जांपल है ना। एग्जांपल ये भी हो सकती है कि एक पार्टनर की डेथ हो गई और उसकी बेवा आई हिस्सा मांगने, तो उन्होंने कहा एक काम करें आप अपने बच्चे को पार्टनर के तौर पे यहाँ पे भर्ती करवा दें, बात बराबर हो जाएगी, उसी तरह से शेयर मिलता रहेगा। पता लगा बच्चा छोटा है, 16 साल का है, तो 2 साल के लिए उसे बेनिफिट्स में शामिल कर लेंगे और उसके बाद उसको पार्टनर बना लेंगे। तो आज पार्टनर ने बैठ के ये तय करना, और अगर आज तय कर दिया तो उस फ्यूचर टाइम पे इख्तियार आपके पास नहीं है कि उसे पार्टनर बनाए या ना बनाए। उस बच्चे के पास है कि वो तय करे कि उसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना। तो हुआ ये कि एक भाई साहब को हमने ऐड किया, एक बच्चे को ऐड किया कि हाँ भाई तुम पार्टनरशिप के बेनिफिट में आओ। तो जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो ट्रांसफरी की तरह प्रॉफिट का हिस्सा लेता रहेगा। ये भाई साहब केस नहीं कर सकते फर्म पे,
ये आके सारे अकाउंट्स नहीं देख सकते, लेकिन सामने सामने की चीज़ें देख सकते हैं। मोटे मोटे जो चीज़ें हैं ना कि सेल कितनी है, परचेज कितनी है, लेकिन किसी कस्टमर को रेट क्या चार्ज किया है, फलाना कैलकुलेशन क्या। अभी छोटा बच्चा ये बैठेगा ऐसे समझ ही नहीं आएगी कि जी वो वाले कस्टमर को ज़्यादा रेट क्यों चार्ज किया, वो वाले कस्टमर को कम रेट क्यों चार्ज किया है, हर वक्त बहस करेगा। तो ये सामने सामने की चीज़ें देख सकता है, लेकिन सीक्रेट बुक्स नहीं देख सकता, डिटेल्ड अकाउंट्स नहीं देख सकता, ये मशवरे नहीं दे सकता। ये उनकी मीटिंग सुनना चाहे तो सुन ले, लेकिन ये फर्म के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। इसको शेयर मिलता रहेगा किस दिन तक, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। अब हो गए 18 साल का ये। अब 18 साल के होने पे दो सिचुएशन है, पता नहीं इसे पता भी है या नहीं कि मैं पार्टनर में हिस्सेदार हूँ या नहीं। हो सकता है बाप ने बच्चे के नाम पे 3-4 अकाउंट रखे हों और उसमें पैसे आते हो तो बच्चे को शायद पता ही ना हो कि मैं फलाना फर्म में पार्टनर हूँ। तो अगर 18 साल का हो गया और उसे पता नहीं लगा तो अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तब स्टार्ट होगी जब उसे पता लगेगा। तो दिस इज़ लेटर ऑफ उसे पता लगना या वो 18 साल का हो जाए। उसे पता 16वें साल की एज से ही है, लेकिन अभी वो 18 साल का। तो लेटर ऑफ इनमें से जो बाद में हो, 18 साल या उसको पता लगना कि मैं फलाना पार्टनरशिप में ऐड हो चुका हूँ। अब जैसे ही उसे पता लगेगा या वो बड़ा होगा, विच एवर इज़ लेटर, उसको 6 महीने में डिसाइड करना है कि क्या मैंने पार्टनर बनना है या छोड़ के चले जाना है। अगर वो कह देता है, फ़र्ज़ करें 3 महीने बाद कहता है मैंने छोड़ के जाना है, तो जिस दिन उसने कहा मैंने छोड़ के जाना है उस दिन तक उसका स्टेटस काउंट होगा माइनर वाला और उसको उस दिन तक सिर्फ बेनिफिट्स मिलेंगे और वो चला जाएगा, अपने सारे एसेट्स का हिस्सा लेके चला जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने पार्टनर बनना है, हमने कहा वो कहता है मैंने पार्टनर नहीं बनना तो उसे माइनर काउंट करेंगे थ्रू आउट, और अगर वो कहता है मैंने पार्टनर बनना है तो उसे बैक डेट से थ्रू आउट पार्टनर काउंट करेंगे। इससे नुकसान क्या होगा, जब वो 16 साल का था तो पार्टनरशिप पे एक दफ़ा लॉस आया, लॉस सबने शेयर किया, लेकिन बच्चे को तो सिर्फ बेनिफिट्स देने होते हैं, इसने लॉस शेयर नहीं किया। अगले साल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट सबको शेयर करना था, इसको भी शेयर कर दिया। तो जब ये छोटा बच्चा था तो उसको सिर्फ बेनिफिट्स मिलते थे, लॉस नहीं मिलते थे। लेकिन अगर ये आज डिसाइड करता है कि मैंने पार्टनर बनना है तो सारे पार्टनर कहेंगे कि बेटा पार्टनर बनने के लिए तो फिर इस साल में इतनी इतनी तकलीफ़ें हम सब ने झेली हैं, तो फिर उसको वो वाली लायबिलिटीज़ भी शेयर करनी पड़ेंगे। जब वो कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ और मैं पार्टनर बनूंगा, तो फिर पार्टनर होने के जो रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी। तो अब बच्चे के पास 6 महीने का टाइम है, जब वो बड़ा हो जाए या जब उसे पता लग जाए, 6 महीने के अंदर डिसाइड करे कि उसने क्या करना है और पब्लिक नोटिस दे दे। अगर खामोश रहेगा तो हम समझेंगे कि वो पार्टनर बनना चाहता है। बात समझ आई? पार्टनर नहीं बनना तो लीगल केस कर सकता है, अकाउंट चेक कर सकता है और अपने एसेट्स लेके जा सकता है। और अगर पार्टनर बनना है तो फ्रॉम डे 1 उसे फिर पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? जल्दी से इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, वक्त कम मुकाला साहब। 1-3 जज़ाकल्लाह। A minor cannot enter into partnership agreement, but with the consent of all the partner for the time being, a minor may be admitted to benefits of partnership. टॉपिक का नाम ही यही है, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स। तो जहन में रखना है, जब तक वो माइनर है या जब तक उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तब तक उसको सिर्फ मिलेंगे बेनिफिट्स। उस डेट के बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या बस ये बेनिफिट लेते लेते ही निकल जाए या कहीं नहीं भाई मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ। अगर पार्टनर बन गया तो फिर पिछली तकलीफ़ें भी उठानी पड़ेंगी। पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी, उसके राइट्स क्या हैं? राइट टू शेयर प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, राइट टू हैव एक्सेस टू अकाउंट्स ऑफ फर्म बट नॉट टू द सीक्रेट बुक्स। सामने सामने के अकाउंट्स देख सकता है लेकिन जो पीछे वाली किताबें वो नहीं देख सकता। लाइबिलिटीज़ क्या है? पर्सनली लाइबल नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, बिल्कुल लाइबल नहीं है। बहुत बड़ा लॉस होगा ऐसे जाके ये नहीं कहेंगे कि पैसे दो हमें। बाकी जब भी लॉस होगा बाकी पार्टनर से कहेंगे भाई घर के एसेट बेचो, जो मर्जी करो, हमें ला के दो पैसे। इससे पैसे नहीं मांगेंगे, सिर्फ इसका शेयर लाइबल होगा, इससे ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं है। डिसेबिलिटीज़ क्या है? इसका पार्टनरशिप का स्टेटस नहीं है, ये फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता कि मुझे प्रॉफिट या मेरे एसेट्स नहीं मिल रहे जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता। और नॉट एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू बुक्स अदर देन अकाउंट्स, अकाउंट्स के अलावा बाकी किताबें नहीं देख सकता। फिर क्या हुआ? पोजीशन ऑफ माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, जब बड़ा हो गया ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी द माइनर पार्टनर हैज़ टू डिसाइड विद इन 6 months वेदर ही शैल कंटिन्यू इन फर्म और लीव इट। ये 6 months कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लेटर ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी और व्हेन ही फर्स्ट कम्स टू नो दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू बेनिफिट्स। उसको पब्लिक नोटिस देना होगा अपनी चॉइस का कि उसने बनना या नहीं बनना। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता, ही इज़ डीम्ड, डीम्ड मतलब समझा जाएगा, टू हैव बिकम अ
पार्टनर इन द फर्म जब वो 6 महीने ख़त्म हो जाएंगे। अब ये साबित होना कि उसको पता था या नहीं पता था, बर्डन ऑफ प्रूफ इस चीज़ का कि माइनर हैज़ नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन इन पार्टनरशिप, वो उसी माइनर के ऊपर होगा। ये टिपिकल अजम्पशन है कि अगर एक बच्चे को शेयर मिल रहा है किसी पार्टनरशिप का तो उसे पता ही होगा मुझे यहाँ से आ रहा है, तो ये मानना पड़ेगा कि जैसे ही वो 18 साल का हुआ वो बन जाएगा। 6 महीने में ना बोले तो वो खुद ब खुद पार्टनर बन जाएगा। वो भाई साहब 2.5 साल बाद अचानक से आके कहते हैं मुझे नहीं बनना पार्टनर, मुझे अभी पता लगा है, तो फिर क्या होगा? वो 2.5 साल तक भी बेनिफिट मिलते रहेंगे उसे, क्योंकि हमने क्या कहा था, जिस दिन वो डिसीजन लेगा उस दिन तक वो माइनर काउंट होगा। तो अब ये बड़ी फजूल बात है कि एक बच्चा अचानक से उठ के कहते मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, और बड़े होने की भी 2-2.5 साल बाद अचानक से उसे पता लगा कि हो शायद मैं तो किसी पार्टनरशिप में ऐड हूँ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ कि उसे पता था या नहीं पता था, उसी को साबित करना होगा। सारा मुद्दा उसी के ऊपर है। अगर वो साबित नहीं कर सकेगा तो ये अजम्पशन ली जाएगी कि उसे पता था, और ये अजम्पशन ले लेंगे कि 18 साल का होने के 6 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? पार्टनर। नहीं तो बहुत सियाना आदमी हो ना, तो वो देखेगा जब बड़ा हो जाए, अभी किसी को नहीं पता कि इसे पता या नहीं पता, हो सकता है वो दूर से देखे कि अकाउंट्स के क्या हालात हैं, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर सोचे 3-4 साल इंतज़ार करके देखता हूँ, अगर हालात बेहतर होते हैं तो पार्टनरशिप में ज्वाइन कर लूँगा, बेहतर ना हुए तो छोड़ दूंगा। तो हालात ख़राब हुए तो 2.5 साल बाद उसने जाके कहा मैं तो छोड़ रहा हूँ, मुझे आज तक बस प्रॉफिट का हिस्सा दो और मेरे एसेट मुझे दे दो। तो इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ कि उसे पता था या नहीं पता था किस पे लाई करेगा? उसी पार्टनर पे लाई करेगा। डन। तो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 13। 11, 12, 13 में 13 आई कैप को सबसे ज़्यादा पसंद है, और 13 में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो पसंद है दैट इज़ माइनर, और वो जो लिस्ट है जो कौन कौन से केसेस एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आते। लाइट्स ऑन कर दीजिएगा ज़रा, वो कुछ कहना चाहते हैं। ये जी क्या पार्टनर खुद कॉल करके माइनर को कह सकते हैं कि बताओ कि अब तुम्हें पार्टनर बनना है? बेहतरीन बात। इन्होंने कहा क्या पार्टनर कॉल करके उसे बता सकते हैं कि हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? कर देना चाहिए। जैसे ही पार्टनर्स के हिसाब से बच्चे के 18 साल पूरे हों, पार्टनर्स को चाहिए कि उसको कॉल करके बता दें। तो बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था। तो दिस इज़ वेरी गुड कि उसको एक रिमाइंडर दे दिया जाए उसके 18 साल पूरे होने पे, ताकि वो जो एक क्वेश्चन था उसके पास, बहाना था, वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि उसे कॉल की जा सकती है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। फिर उसके बाद 6 मंथ रह जाएंगे, चूँकि अब उसे पता लग गया है। 18 साल का हुआ, 2 दिन बाद आपने उसे बता दिया, तो लेटर इसमें क्या है? उसको पता लगना। तो 2 दिन बाद, वहाँ 2 दिन बाद से आगे 6 महीने स्टार्ट होंगे। 6 महीने बाद वही सेम तारीख पे उसने अगर फैसला ना किया तो नेक्स्ट डे वो ऑटोमेटिकली पार्टनर समझ लिया जाएगा। जी जो आपने कहा कि शेयर लेबर सेलेक्ट करता तो वो नुकसान होगा उसमें आएगा कि या? जी, ये जो शेयर लाइबल है एक्ट ऑफ फर्म में, उससे क्या मुराद है? शेयर 2 तरह का होता है, एक होता है प्रॉफिट का शेयर और एक होता है एसेट्स में शेयर। जिस साल प्रॉफिट नहीं होगा तो टेक्निकली इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिला, लॉस हुआ, लॉस बाकियों ने शेयर कर लिया। अब फर्ज करें इतना बड़ा लॉस हो कि लोग शेयर कर ही ना पाएँ और फर्म के असासे बेचने पड़ जाएं, और इसके 20% असासे हैं, तो जितने बेचेंगे उसमें से इसका भी कितना बिक गया? 20%। अब फर्ज करें लॉस इतना हो कि फर्म के भी सारे असासे बेच दो, उसके बाद भी पार्टनर से घर जाके 5-5 लाख पकड़ो, ये पार्टनर अब कुछ नहीं करेगा। पार्टनर का ज़्यादा से ज़्यादा पहला नुकसान होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, फिर नुकसान होगा शेयर ऑफ एसेट, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, जबकि बाकियों के अपने घर बिक सकते हैं लॉस को पूरा करने के लिए। जी, अगर पार्टनरशिप उसे ना बताए 18 साल के बाद और उसे भी ना पता हो, नहीं 6 बाद नहीं बन जाएगा, क्योंकि 6 महीने कहाँ से काउंट होंगे? लेटर ऑफ 18 साल, या जब उसे पता लगा। तो अगर उसे 40 साल की एज में पता लगा, वहाँ से 6 महीने काउंट होंगे, और उन 6 महीने में 5 महीने और 29वें दिन पे वो फैसला करता है, तो 22 साल 5 महीने और 29 दिन तक वो माइनर काउंट होगा, और उसको माइनर वाले सारे हिस्से मिलेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो इतना शेयर दे रहा हो वो खुद ही जाके बता देगा भाईजान पार्टनर हो, बनना या नहीं बनना हिसाब तो करो। लेकिन लॉ ने गुंजाइश निकाली हुई है। जी, प्रॉफिट और एसेट के लिए वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता। 16 साल का है, उसको प्रॉफिट मिलना था, साल गुजर गया नहीं मिला, वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता।
जिस दिन बड़ा हो जाएगा उस दिन जाके जितने भी प्रॉफिट उसको नहीं मिले उसका लीगल केस कर सकता है। ये पार्टनरशिप के लॉ ने बताया है। ह्यूमैनिटी का लॉ ये कहता है, अगेन कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक्सेप्शंस हैं जो किताब में ICAP नहीं बताता तो हम नहीं बताते। हमने कहा था माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और माइनर के साथ लीगल मामला नहीं हो सकता। माइनर लीगल केस हमेशा कर सकता है। दूसरा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके बेनिफिट्स के लिए हो रहा हो। ये अलाउड एक्सेप्शन है, पहले हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती थी बट अब ICAP ने किताब से माइनस कर दी है, इसलिए अब हम उसका जिक्र नहीं करते। तो ह्यूमैनिटी का जो प्रिंसिपल है वो माइनर को बहुत सारे राइट्स दे देता है जो कि नॉर्मल हमें सिचुएशन में नज़र नहीं आ रहे। तो अगर पार्टनर उसका हिस्सा खा गए हैं तो पार्टनरशिप के लॉ नहीं, किसी और लॉ में आके वो पार्टनरशिप पे केस कर सकता है। बट चूँकि हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का लॉ, तो ये क्या कहता है, वो केस नहीं कर सकता एसेट का या प्रॉफिट का जब तक वो दिन नहीं आ जाता। जब वो दिन आ जाए तो वो केस कर सकता है। सेम गोज़ विद ट्रांसफ़री भी केस नहीं कर सकता था, लेकिन जब वो दिन आ जाए वो ख़त्म होने का, उस दिन वो केस कर सकता है। जी आखिरी सवाल। सर, अगर माइनर जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी पे पार्टनर बन जाता है, ठीक है, अगर एज ऑफ मेजॉरिटी पे पार्टनर बनने का डिसीजन ले लेता है तो उससे पिछली लायबिलिटी क्लेम की जाएगी? पिछली लायबिलिटी क्लेम की जाएगी। यकीनन मैंने ऐसे ही कहा है कि फिर हम डे 0 से देखेंगे, जिस वक्त हमने उसको एडमिट किया था तब से अब तक जो जो लॉस उसके ज़िम्मे नहीं पड़ा था, हाँ, जब से वो बेनिफिट्स में ऐड हुआ था ना, अब वो जब जब उसके ज़िम्मे लॉस आया और उसने नहीं बेयर किया, अब वो बैक डेट पे जाके सारी लायबिलिटीज़ को डील करेगा। क्लियर? असल में चक्कर ये है कि अभी एक स्लाइड हमारी रहती थी जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, बाय द वे हमने बात कर ली थी, लेकिन अब जब बात चल ही रही है, जी 3 जज़ाकल्लाह, वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, जब वो कहता है मैंने पार्टनर बनना है, ही होल्ड पर्सनल लाइबिलिटी सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द, उस दिन से ही लाइबल हो जाता है। और ही होल्ड सेम शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी ऑफ फर्म टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ, उतना ही 20% जो तय हुआ था उसी का वो पार्टनर बन जाएगा। बट अगर वो कहता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, स्टेटस ऑफ माइनर होल्ड्स अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस वाले दिन तक क्या स्टेटस है इसका, माइनर का, जैसे भी हमारी में 40वें साल तक हम ले गए थे। हिज शेयर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, पब्लिक नोटिस दे दिया, उसके बाद कोई भी नुकसान हुआ उसका कोई कसूर नहीं, उसने उस दिन तक के एसेट्स का अपना हिस्सा लेना है। ही हैज़ राइट टू सू पार्टनर्स फॉर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स और एसेट्स, दोनों में हिस्से का अब वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है। बड़ा होकर उसने कहा मैंने पार्टनर नहीं बनना, तो वो केस कर सकता है। और अगर मैं पार्टनर बनना है तो फिर वो पार्टनर्स की तरह इन हो जाएगा और जो लाइबिलिटीज़ हैं डे 1 से वो भी बेयर करना शुरू कर देगा। जल्दी से हम चलते हैं अपने कुछ नहीं नज़र आ रहा ना, बस यही टारगेट था। 2 छोटे छोटे से लॉज, चैप्टर 16, 17, 18, इन तीनों में 2 लॉज हैं और इन तीनों में सबसे छोटा है चैप्टर नंबर 17। तो मैंने 13 के साथ 17 जोड़ा था क्योंकि 13 पे हमें अच्छी डिबेट करनी थी। 17 में 2 लॉ हैं, एक का नाम है डेटा प्रोटेक्शन और एक है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। तो लॉ डिफ़ाइन करता है इसमें डिफरेंट चीज़ें, फिर सज़ाएँ डिफ़ाइन करता है और फिर उससे रिलेटेड छोटी छोटी सी बातें करता है। तो देखते हैं अब हम कितना पढ़ पाते हैं। डेटा प्रोटेक्शन का लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत सारे लोगों को इसकी खबर होनी चाहिए लेकिन लोगों को है नहीं। ये लॉ अभी आया नहीं है, ये लॉ इन्होंने सोचा था कि हम लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद इस लॉ को प्रॉपर तरीके से अभी तक ला नहीं सके। अब ICAP को जब पता लगा कि एक लॉ आने वाला है तो जज्बाती हो गए, उन्होंने सोचा कि बच्चों को हम या तो पढ़ा रहे हैं 1872 वाली बातें, तो एक काम करते हैं उनको लेटेस्ट लॉ भी पढ़ा देते हैं। तो 2020 के आसपास जब उन्हें नज़र आया कि ये लेटेस्ट लॉ आने वाला है, उन्होंने उठा के सिलेबस में डाल दिया। इन्होंने तो सिलेबस में डाल दिया लेकिन उन्होंने लॉ अप्रूव नहीं किया अभी तक। तो हम एक अजीब सा लॉ पढ़ रहे हैं जो अभी तक आया ही नहीं, डेटा प्रोटेक्शन का लॉ। डेटा प्रोटेक्शन का लॉ क्या करता है, इंसानों को सेफ करता है, उनके बारे में जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको सेव करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। आपसे इजाज़त लिए बगैर आपका पर्सनल डाटा कोई शेयर नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, आपकी तस्वीर आपसे इजाज़त लिए बगैर अगर कोई शेयर करेगा तो उसने गलत किया है। आपकी आवाज़ आपकी इजाज़त के बगैर अगर कोई रिकॉर्ड करेगा तो उसने गलत किया है। ठीक है,
आपने इजाज़त दी हुई है, आपने इन टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को अपने एग्रीमेंट में जब आप सिम ले रहे थे तो उसमें जो बारीक सी लाइनों में लिखा हुआ था उसको इंतहाई ध्यान से पढ़ने के बाद आपने इजाज़त दी हुई है। तो जब भी कोई एग्रीमेंट कहीं पे भी एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो सॉफ्ट है चाहे वो हार्ड एग्रीमेंट है, हमेशा वो आपसे इजाज़त मांगेंगे कि आप अपना कौन कौन सा डाटा देना चाहते हैं, और अगर आप अपना ख़ास डाटा नहीं देना चाहते और वो कहते हैं ठीक है जी इस डाटा के बगैर हमारी ये ऐप काम ही नहीं करेगी, तो फिर वो ऐप आपको अंदर घुसने नहीं देगी। यानी कि अब आप जब भी व्हाट्सएप को, फेसबुक को, कहीं भी जाएंगे तो वो आपसे हमेशा पहले, जब आप पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो आपको एक एग्रीमेंट दिखाएंगे जिसमें लिखा होगा आपका ये डाटा हम आपसे लेंगे, ये डाटा हम पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, ये डाटा हम शेयर नहीं करेंगे, कि आप इजाज़त देते हैं। आप सोचते हैं इतनी इंग्लिश कौन पढ़े, आप एग्री पे क्लिक कर देते हैं। कुछ दफ़ा तो वो एग्री का बटन बड़ा नीचे रखा होता है और आपको एग्रीमेंट स्क्रॉल करना पड़ता है कि शायद दरमियान में कोई हेडिंग देके एक चौकन्ना हो जाए और आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। तो बेसिकली किसी भी बंदे का डाटा उसकी इजाज़त के बगैर शेयर नहीं हो सकता। तो डाटा जो कलेक्टर्स हैं उनकी बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉलेज हैं, हम भी एक डाटा कलेक्टर हैं, ठीक है। तो हम अगर ये डाटा आपकी इजाज़त के बगैर शेयर कर देंगे, ऐसा डाटा जिसमें आपका पर्सनल डाटा इन्वॉल्व हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ किसी तरफ एक कैमरा लगा हुआ, वो अचानक से आपकी तस्वीर खींचे और हम नेट पे डाल दें, देखा बच्चे हमारे पास आके पढ़ रहे थे, आपकी इजाज़त के बगैर वो डाटा जिससे आपकी पहचान हो शेयर करना गलत है। हाँ, अगर एक बंदा पीछे कॉर्नर से खड़े होकर तस्वीर खींचे और उसमें सिर्फ सरसर नज़र आ रहे हों और लग रहा हो कि हमारी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें वो पर्सनल डाटा नहीं है। तो पर्सनल डाटा क्या होता है? पर्सनल डाटा वो होता है जिससे आपकी पहचान हो जाए। मैंने कैमरे में कई दफ़ा कहा यहाँ बैठी खातून, मैंने ये भी कहा कि एक दो ख़वातीन को मैं पहचानता भी हूँ जो यहाँ बैठ के उसके बाद गायब हो गई। मैंने उनका नाम नहीं बोला, वो कौन सी रो में है मैंने नहीं बोला, और मैंने एग्जैक्टली ये नहीं कहा कि कैमरा, जैसे मैंने कहा हाँ भाई यहाँ वाली खातून बटन दबा दें तो कैमरा गया वहाँ वाली खातून के ऊपर, उन्होंने कहा ये है वो खातून जो कि बटन ऑफ किया है जिन्होंने। तो ये जो मैंने कहा यहाँ बैठी खातून, या एक खातून ने ऐसे किया, या एक बच्चे ने मेरे से एक दफ़ा ऐसे पूछा, या फलाना ऐसे हुआ था, तो ये एनोनिमस डाटा होता है, ये पर्सनल डाटा नहीं काउंट होता। तो जब भी आपका पर्सनल डाटा कुछ इदारे लें, फॉर एग्ज़ाम्पल नादरा के पास आपका डाटा है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज के पास आपका डाटा है, बैंक वालों के पास आपका डाटा है, फेसबुक के पास आपका डाटा है, व्हाट्सएप के पास डाटा है, आप तो अपना डाटा बिखेरते जा रहे हैं जगह जगह, जहाँ से गुजर रहे हैं आप कह रहे हैं ये मेरा डाटा, मेरे किस काम का, पकड़ो तुम। कई दफ़ा एक ऐप बिला वजह आपसे कहती है कि हमें आपकी कैमरा की परमिशन चाहिए। ऐप है वीडियो गेम में आपने जा के जो है वो लोगों को कत्ल करना है, या आपने जनाब वो कोई बॉल फोड़नी है, या पता नहीं क्या क्या करना है, तो उसका कैमरे से क्या ताल्लुक़। फिर भी अगर वो कैमरे की एक्सेस मांग रहे हैं और आप दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं कभी भी वो कैमरे का आपकी एक्सेस यूज़ करके कोई भी आपके डाटा उठा के शेयर कर दे, और बाद में आप ढूंढते ही रह जाए मैंने इन्हें इजाज़त कब दी थी। सिर्फ 5 से 10 मिनट इजाफी लगते हैं, वो एग्रीमेंट पढ़ लिया करें, पूरा मत पढ़ें। उसमें डाटा प्राइवेसी या इस तरह का पूरा पोर्शन होता है। आप अपनी हर ऐप की आज भी सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि आपका कौन सा डाटा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हैं उनको कि आपने नहीं शेयर करना। तो सबसे पहले जो डाटा कीपर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो आपसे उतना डाटा लें जितने की ज़रूरत है। अब आप हमारा फॉर्म फिल करने आए हो SBI में, लिखा हो नेम, आपने लिखा, फादर नेम आपने लिख दिया, कौन सा सब्जेक्ट लेना है लिख दिया, दादा का नाम, अच्छा दादा इंडिया में कहाँ से थे, अच्छा परदादा जो है उनका कारोबार क्या था। भाई इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है और उसके बावजूद वो ली जाए वो गलत है। तो डाटा कीपर्स को, डाटा रखने वालों को चाहिए कि डाटा टू द पॉइंट लें, डाटा एहतियात से इस्तेमाल करें, डाटा की हिफाजत करें, डाटा को ख़ुद भी ना शेयर करें और गलत लोगों के हाथ में जाने भी ना दिया जाए। जब आप कहीं डाटा डिलीट कर दें, जब आप कहीं मुझे डाटा चाहिए आपको डाटा प्रोवाइड करें, डाटा उतना लें जितने की ज़रूरत है, और डाटा की ज़रूरत पूरी होने के बाद खुद ही से डाटा को ख़त्म कर दें। ये उनकी ड्यूटीज़ हैं। आपके क्या राइट्स हैं? आप पता कौन है? आप हैं डाटा सब्जेक्ट। वो इंसान जिसकी डाटा का बात हो रही है ना, उसको कहते हैं डाटा सब्जेक्ट। और जो जिस डाटा की बात हो रही है वो है पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा में आपके वो कवाइद जिससे आपकी पहचान हो सके, आपका NIC नंबर, आपका नाम, आपका ओवरऑल वो तमाम एट्रीब्यूट जिससे आपकी पहचान हो सकती है, वो आपका पर्सनल डाटा है। लेकिन इसमें एनोनिमस डाटा नहीं आएगा, इसमें सुडोनिमाइज डाटा नहीं आएगा। यानी समटाइम आपका डाटा डिफरेंट तरह से कन्वर्ट हुआ होता है। आपने हमारे पास डाटा वो करवाया, आपने एडमिशन लिया, हमने अपने पास एक्सेल में एक रो में डाल दिया, अब हमारे फार्मूले लगे हुए हैं। आपने आगे कहा भाई मेरा डाटा यहाँ से डिलीट कर दें। अब अगर हमने आपकी रो डिलीट कर दी, हमारे सारे फार्मूले ख़राब हो जाएंगे।
हमारा सारा तरतीब आगे पीछे हो जाएगी जो हमने प्लान की हुई है। तो हम आपसे कहेंगे जी हम आपका डाटा डिलीट कर रहे हैं। कैसे डिलीट कर रहे हैं? जहाँ आपका नाम लिखा हुआ था वहाँ हमने लिख दिया ए स्पेस ए, जहाँ आपका NIC था वहाँ लिख दिया 00000-000 फिर 0। ये स्यूडोनिमाइज्ड डाटा कहलाता है, जिसमें एक आर्टिफिशियल डाटा से आप ओरिजिनल डाटा को रिप्लेस कर देते हैं। ये पर्सनल डाटा नहीं है। इसी तरह से एनक्रिप्टेड डाटा पर्सनल नहीं है। आपका डाटा पकड़ के हमने उसको किसी सॉफ्टवेयर से अजीबोगरीब से कोड्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो इसमें पर्सनल डाटा में नहीं आएगा। तो पर्सनल डाटा जो आपका है, अब आपकी क्या राइट्स होने चाहिए उस डाटा को लेके? जी, कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल डाटा होता है कि जी, कॉन्टैक्ट नंबर क्या पर्सनल डाटा है या नहीं है? अब इसमें डिपेंड करता है कि आप उसे सेंसिटिव पर्सनल डाटा में काउंट करें या ना करें। सम टाइम आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो बैंकिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। आज की डेट में आपका फ़ोन नंबर आपका रास्त का ID है। आपका फ़ोन नंबर बहुत सारी और जगह पे आपको वो कर रहा होता है। आप अपने रास्त की ID को फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने NIC से कनेक्ट कर सकते हैं। आपका फ़ोन नंबर इस वक्त आपका जैज़ कैश बन जाता है, आपका फ़ोन नंबर आपका ईजी पैसा बन जाता है। तो अगर तो आपका फ़ोन नंबर इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस में इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो आपका सिर्फ पर्सनल डाटा ही नहीं है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा की भी एक एडवांस फॉर्म होती है सेंसिटिव पर्सनल डाटा, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी को मिले। इसमें आपकी प्योर वो वाली पर्सनल डिटेल्स होती हैं जो आप नहीं चाहते किसी को पता लगे। आप कौन से मज़हब से हैं, आप कौन से ऐसे इलाके से हैं, आप कौन से ख़ास किस्म की फैमिली से हैं, आपके दिमागी सेहत की क्या सिचुएशन है, आपकी फ़िज़िकल सेहत की। तो आपका जो फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का डाटा, आपके जो ओरिजिन, मज़हब और इस तरह की चीज़ों का डाटा, और आपका वो फाइनेंशियल डाटा जो आपके पास मौजूद है, जिससे आपके बैंक्स, आपकी मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो सकते हैं, ये सारा कहलाता है सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो एक पर्सनल डाटा है, पर्सनल डाटा की एडवांस फॉर्म क्या है? सेंसिटिव पर्सनल डाटा उतना ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इन सब के लिए डाटा शेयर करने के लिए वो आपसे कॉन्सेंट लेंगे। कॉन्सेंट किसे कहेंगे? एक्सप्रेस, वाशगाफ, प्रॉपर तरीके से आपने लिखा, बोला या कोई एक्शन किया जिससे आपने अपनी रजामंदी उन्हें दे दी। तो वो जो बटन पे क्लिक करना है, वो जो चेक मार्क करना है, वो जो ओके लिखना है, वो जो साइन करना है, वो जो चेक इन करना है, ये सब वो एक्सप्रेस अरेंजमेंट है जिनके थ्रू आपने वेबसाइट को इजाज़त दे दी कि भाई मेरा डाटा आप इस्तेमाल कर लें। आपके राइट्स क्या हैं? मेरा सवाल वहीं पे ही है, क्या है राइट्स? आपका एक्सेस करने का राइट। आप देख सकते हैं मेरा क्या डाटा है। आप किसी भी वक्त आके कहें ज़रा मुझे दिखाएं मैंने फॉर्म पे क्या क्या आपसे इंस्टॉलमेंट तय किया था, हम कहें नहीं ये तो हमारा डाटा है, हम आपको क्यों दिखाएं? आपका राइट है, आप देख सकते हैं डाटा। डाटा मिनिमाइजेशन आपका राइट है कि आपका डाटा सिर्फ उतना सिलेक्टेड इस्तेमाल किया जाए इस तरह से। जी मैं समझ नहीं सका। पोर्टेबिलिटी, आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। आप एक अकाउंट बनाने जाते हैं तो आपसे कहते हैं भाईजान कहो तो गूगल से पकड़ लूँ सारा डाटा, आप कहते हैं हाँ, तो फिर आपको भी नहीं पता लगता गूगल से पता नहीं क्या क्या पकड़ के ले आता है। और राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, आप कह सकते हैं प्रोसेस मत करो, आप कह सकते हैं डिलीट कर दो, आप कह सकते हैं कि ये डाटा जो है वो इतने अरसे बाद अपने पास से हटा दो, आप उसमें चेंज करवा सकते हैं। तो ये सारे आपके राइट्स हैं। बात समझ रहे हैं? इतना सा ही लॉ था, हमने सारी बातें ज़बानी तो कर ली हैं। इंग्लिश देखने पे टाइम लगाएं या अगले वाले लॉ का जिक्र करें? अगले वाले लॉ का जिक्र करते हैं। ये बहुत छोटा लॉ है, यानी कि हमारे सिलेबस में मौजूद जितने भी लॉज हैं उनमें से ये तकरीबन सबसे छोटा था, लेकिन एक इससे भी छोटा है क्योंकि वो समझने में छोटा है, याद करने में ज़रा ज़्यादा है। वो कौन सा है? वो एक दूसरा लॉ है। अगर आप ये पर्सनल डाटा का लॉ देखें तो उसमें डाटा सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, पर्सनल डाटा की डेफिनेशन है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा की डेफिनेशन है, कॉन्सेंट की डेफिनेशन है। फिर इसमें लिस्ट दी हुई है ड्यूटीज़ डाटा कीपर्स की, और फिर लिस्ट दी हुई है राइट्स डाटा सब्जेक्ट्स की। तो ये छोटा सा लॉ था। अब दूसरा जो लॉ है दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। पुराने ज़माने में चीज़ें फ़िज़िकल हुआ करती थी, लोग क्लासें फ़िज़िकल पढ़ते थे, लोग फ़िज़िकल मार्केट्स में जाके बाइंग करते थे, लोग फ़िज़िकल दुकानों पे जाके वीडियो गेमें खेलते थे, लोग फ़िज़िकली प्ले ग्राउंड्स में जाके फ़ुटबॉल खेलते थे, लोग फ़िज़िकल तरीके से ज़्यादातर काम करते थे। तो उस ज़माने में जुर्म भी फ़िज़िकल किस्म के होते थे। फ़िज़िकली कोई तंग करता था, कोई फ़िज़िकली अगवा कर लेता था, कोई फ़िज़िकली आके कत्ल कर देता था, कोई फ़िज़िकली आके फ़िज़िकल चोरी कर लेता था। प्रॉब्लम है कि आज के दौर में आपके आधे एसेट्स तो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के जैज़ कैश अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो फिज़िकल थोड़ी हैं, वो तो एक वर्चुअल अकाउंट है। आप में से बहुत सारे वीडियो गेम्स खेलते हैं मोबाइल के ऊपर। आप में से अक्सर लोग क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन। आप में से अक्सर लोग बैंक अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं वर्चुअली।
आप अपनी बस तक की टिकटें वर्चुअली परचेस करते हैं। सिर्फ ट्रैवल वर्चुअल नहीं करते, वो मजबूरी है, अदरवाइज़ आप मैक्सिमम काम वर्चुअली कर रहे हैं। तो जब ज़माना वर्चुअल हो गया तो चोर भी वर्चुअल हो गए हैं। तो अब चोरियां भी वर्चुअल हो रही हैं, डाके भी वर्चुअल डल रहे हैं, कत्ल भी वर्चुअल हो रहे हैं। तो क्या लॉ को समझदार होने की ज़रूरत नहीं है? तो इन्होंने एक लॉ बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम का। ये लॉ पहले आइडेंटिफाई करता है कि इलेक्ट्रॉनिक चोरी किसे कहेंगे, फिर आगाही देता है लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक चोरी क्या है, फिर इलेक्ट्रॉनिक चोर के लिए सज़ा रखते हैं और वो सज़ा फिजिकल होती है ताकि उसे एहसास हो कि इलेक्ट्रॉनिक दुनिया इसी दुनिया का पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैसे कैसे क्राइम हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा SBI का CA फाइनल का पेज अगवा हो चुका हुआ है, फेसबुक पेज क्या हुआ है, अगवा हुआ है। मेरे पुराने आतिफ आब्दी के नाम से जो YouTube अकाउंट है उसको किसी ने कत्ल कर दिया है, वो टर्मिनेट हो चुका हुआ है। मुझे फेसबुक पे आए दिन कोई ना कोई घूंसा मार के चला जाता है, मुझे लोग टैग करते हैं वहाँ, मेरी इजाज़त के बगैर मुझे जो है वो तंग करते हैं। जुर्म है, मेरे पास राइट है कि मैं ब्लॉक कर दूं ऐसी चीज़ कि मुझे टैग नहीं किया जा सकता। जैसे अब अगर कोई मुझे टैग करे तो मेरी वॉल पे नज़र नहीं आता, वरना तो मेरी वॉल पे मेरी पोस्ट कम और पता नहीं किस किस की पोस्टें ज़्यादा होती थी। तो अब तो आप कुछ जगह इजाज़त दे सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जुराइम क्या हैं? अब चोरी भी इलेक्ट्रॉनिक होगी, डाका भी इलेक्ट्रॉनिक डलेगा, कत्ल भी बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रॉनिक। भाई एक पूरी प्रोडक्ट कत्ल हो गई, एक YouTube जिसके ऊपर मैं स्टूडेंट्स के लिए डाटा शेयर कर रहा होता था, क्रैश कोर्स ये वो, हम सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करते रहते थे। 20,000 से ऊपर सब्सक्राइबर होते थे और धड़ाधड़ पेपर से पिछले महीने उसमें 1 लाख तो व्यूज़ होते थे, लोग उसे देखते थे। अगेन फ़ौरन चेहरों पे ना वो आ गई, लालच आ गया, अरे फिर तो मोनेटाइज़ करना चाहिए, सर को पता भी नहीं होगा, मोनेटाइज़ कर लेते तो लाखों रुपए कमा सकते। तो अगेन वो पब्लिक सर्विस का वो था, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, कोई मुफ्त में इतना कैसे बांट सकता है? तो जनाब उसको हाँ ना, पहले हैक हुआ, उससे रिलेटेड गूगल अकाउंट हैक हुआ और फिर उससे रिलेटेड उसके ऊपर जो है ना उन्होंने कुछ इश्तियाल अंगेज़ मवाद चलाया। वो बिटकॉइन की कुछ ख़ास वीडियोज़ हैं जो मना है उसकी तशहीर की, वो वाली वीडियोज़ उस पर चली और उसके बाद वो यूट्यूब ने कहा कि भाईजान इस अकाउंट पे कुछ बहुत ही गलत एक्टिविटी हुई है, इस पर हम बैन लगा रहे हैं और इस बंदे को अब दोबारा ये वाले अकाउंट को किसी भी तरह से रिस्टोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है, तो समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम क्या है। फिर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो लोगों को समझ ही नहीं आता, नज़र ही नहीं आता, चोरी के लेक्चर्स। अगर आपने एक चीज़ खरीदी और आपने कंज्यूम की तो आपने ख़रीदी है, अगर आपने ख़रीदी और किसी और ने आपसे लेके साइड पे चला गया तो उसने चोरी की। आप कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरा भी उसे कंज्यूम कर रहा है तो वो गलत है। आपने एक सिनेमा की टिकट परचेज़ की, फिर सोचा वहाँ तो अंधेरा होता है, एक और बंदे को भी साथ ले गए। अब आप भी बैठ के मूवी देख रहे हैं और वो बंदा जो है वो आपके पाँव के आसपास बैठा हुआ है, वो भी मूवी देख रहा है। तो आपने क्या किया, एक टिकट लिया। अब आप कहें सर चोरी कहाँ, इसमें चोरी क्या है? भाई मैं मूवी देख रहा था, उसने भी देख ली, तो क्या फिज़िकल दौर में आप इसे चोरी कहेंगे? तो फिर ऑनलाइन दौर में जब आपने ऑनलाइन क्लास ली और आपने किसी और को भी वही वाली ऑनलाइन क्लास दिखाई तो वो भी चोरी है। तो फिर ये लॉ जब समझा रहा होता है तो मुझे लगता है कि ये लॉ बेसिकली समझा रहा है कि आपने क्लासें चोरी नहीं करनी। क्योंकि पहले ये डिफाइन करता है एक्सेस टू डाटा किसे कहते हैं। एक्सेस टू डाटा का मतलब आप डाटा तक पहुंच के उसे देख सकें, व्यू कर सकें, उसमें कोई चेंज कर सकें। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या मतलब है? किसी भी निज़ाम में आप जाके और उस निज़ाम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें। तो अनऑथराइज एक्सेस इस लॉ ने डिफाइन किया। अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है बगैर इजाज़त के या जितनी इजाज़त है उससे बाहर निकल के अगर आपने किसी चीज़ को एक्सेस किया तो वो क्या है? अनऑथराइज एक्सेस। तो जब भी आप इस तरह का कुछ करेंगे तो आपने जुर्म किया और जुर्म की सज़ा होगी। इससे पहले कि हम जुर्म की सज़ाओं पे बात करें, उन्होंने एक लास्ट बात की कि सम टाइम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो बड़े क्रिटिकल सेंसिटिव किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। आपने जुर्म किया, आपने फेसबुक पे कोई हल्की फुल्की पोस्ट डाल दी, ठीक है और बात है। आप फेसबुक पे गए और पाकिस्तान के एटमी प्लान की कोई तस्वीर उठा के शेयर कर दी कि यहाँ है और अगर किसी ने मिसाइल मारना है तो इतने फासले से मिसाइल मारो तब हो जाएगा।
या आपने वहाँ जाके कोई तशहीर की और आपने जाके जनाब किसी इंतहा पसंद जमात को सपोर्ट किया और आपने जाके कहा कि जी ये मेरा इस जमात से ताल्लुक़ है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने इतने सारे मिज़ाइल बरसाए हैं। इस्लाम की बेहतरीन तरवीज के लिए ऐसे मिज़ाइल बरसाना बिल्कुल ज़रूरी है और शुक्र है कि ये अच्छे लोग हैं और मैं इनका साथ देता हूँ। तो टेक्निकली अब आप ज़्यादा ख़तरनाक बात कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ चोरियाँ छोटी हैं और कुछ चोरियाँ बड़ी हैं। हमारा लेक्चर चोरी कर लेना शायद छोटी चोरी है, गवर्नमेंट का रेडार सिस्टम हैक करके उसके रेडार बंद कर देना जिससे मुल्क की सिक्योरिटी दाव पे लग जाए, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ है। आप रेस्क्यू का जो ये 1122 है, इनका सिस्टम हैक करें और जैसे कोई इन्हें कॉल करे एक्सीडेंट हुआ तो आगे से गाने सुनाई दे रहे हो और आप बड़े एक्साइटेड हो कि मैंने कमाल हैकिंग की है, जो फ़ोन करता आगे से गाने सुनने को मिलते हैं। आपने ज़िंदगियां दाव पे लगा दी इस तरह की हरकत करके। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कहते हैं जो इतना सेंसिटिव हो कि जिसमें अगर गड़बड़ होगी तो लाइफ लॉसेस हो सकते हैं, बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल या फिज़िकल नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब दिल करे क्रिटिकल कह सकते हैं। तो अगर वो कहें फ़लाना इदारे पे फ़लाना तरह की बात जो करेगा ये क्रिटिकल है, तो फिर आपको सज़ा भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ सेंसिटिव एंड व्हाट नॉट इज़ सेंसिटिव। बात समझ आ रही है? सज़ाएं किस तरह से, एक छोटा सा टेबल है उसे देख लेते हैं जी। 1 2 3 तीनों ही डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको डाटा सब्जेक्ट, पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा और कंसेंट ऑफ डाटा सब्जेक्ट ये हमने देखा था। फिर इधर है जो पर्सन डाटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उनका वो क्या है, और देन जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। डाटा प्रोटेक्शन के बारे में जनरल बात ये कि लेजिस्लेशन डाटा जो पर्सनल डाटा है उसके ऊपर अभी ड्राफ्ट स्टेज में 2020 में एक बिल आया था, अभी तक पास नहीं हुआ और इसमें हम इस तरह से करके कर रहे हैं। ये जनरल सी डिस्कशन आप इसे पढ़ लीजिएगा। इन्होंने कुछ और लॉ का भी जिक्र किया कि कुछ और लॉ हैं जहाँ ऐसी बातें हैं, लेकिन अभी हमारा वाला लॉ मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बहुत जल्दी मंजर आम पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स में उन्होंने कहा जी 2016 में नेशनल असेंबली ने एक कानून इस तरह से लेके आए, अनऑथराइज एक्सेस डिफाइन किया, एक्सेस टू डाटा डिफाइन किया और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम डिफाइन किया। फिर डिफाइन कर दिया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीज़, ऐसे एसेट, ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पे जिनकी इंटेग्रिटी अगर कंप्रोमाइज़ हुई तो सिग्निफिकेंट लॉस, कैजुअलिटी, लाइफ, इस तरह के मसलों मसाइल हो सकते हैं। और स्टेट कभी भी डिफाइन कर सकती है कि ये फ़लाना सेटअप जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सज़ाएँ हैं। आपने अगर ये ऑफेंस किया, इस ऑफेंडर को ये सज़ा होगी। सज़ा क्या है? इम्प्रिजनमेंट और फाइन, दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है और दोनों में से कोई एक अकेला भी हो सकता है। ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये दोनों का कम्बिनेशन। तो लेफ्ट पे ऑफेंस है और यहाँ ऑफेंडर का नाम है। इस टेबल में आपने शुरू की जो 6 सेल्स हैं उनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि जिसने ऑफेंस किया लिखा हुआ है जिसने वो ऑफेंस किया। सिर्फ जो 7वां वाला ब्लॉक है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी ब्लॉक्स आपको नज़र नहीं आ रहे, मैं एक एक करके बताता हूँ। अनऑथराइज एक्सेस अगर कोई करके इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, तो उसको 3 महीने की सज़ा और अप टू 3 महीने सज़ा और अप टू। कोई अनऑथराइज कॉपी करता है, जो एक्सेस करे उसको छोटी सज़ा और जो कॉपी करे थोड़ी बड़ी सज़ा। और जो इंटरफेरेंस करे, छेड़छाड़ करे, ना सिर्फ एक्सेस कॉपी करे बल्कि उसमें भी गड़बड़े कर दे, फार्मूले चेंज कर दे, सेटअप आउट कर दे, तो उसकी और बड़ी सज़ा। फिर यही 3 दोबारा से होंगे, अनऑथराइज एक्सेस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, अनऑथराइज कॉपी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की और इंटरफेरेंस किसके साथ। तो 3 लेवल हैं, एक्सेस करना, कॉपी करना, इंटरफेयर करना सादा वाले में, फिर एक्सेस करना, कॉपी करना या छेड़छाड़ करना क्रिटिकल वाले में, और आखिरी वाला ग्लोरिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, किसी जुर्म की पजीराई, किसी गलत चीज़ को आपने प्रमोट किया कि भाई वो जमात ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया, किसी जुर्म की तशहीर। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी सेंसिटिव जगह पे जाके किसी का फ्रिज में रखा हुआ जो है चिकन उठा के और चला गया और उसकी तस्वीर खींच के आपने कहा ये है असल मर्द मुजाहिद जिसने जो है फलाना काफिर के घर घुस के उसके फ्रिज में से चोरी करके जो है ना वो चीज़ें लेके गया। या अचानक से आप कुछ लोगों को दिखाएं उनके हाथ में लकड़ी हो, लकड़ी के ऊपर आग लगी हो, आप कहें ये वो लोग हैं जो हमें आज़ादी दिलवाएंगे और बहुत अच्छा किया, तो जो तशहीर या पजीराई है वो सबसे बड़ा लेवल का ऑफेंस है। जो छठा ऑफेंस और जो 7वां ऑफेंस है ना, दोनों की सज़ा सेम है। सज़ाएँ बढ़ती बढ़ती 3, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल चली जाती हैं और पैसे बढ़ते बढ़ते 1 मिलियन तक चले जाते हैं। तो इस वाले लॉ में जी 10 मिलियन तक चले जाते हैं। अच्छा मैंने 1 कह दिया, ठीक है, 1 करोड़ तक या 10 मिलियन तक चले जाते हैं। तो ये वाला टेबल हमने
क्रैम करना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर चूंकि अब इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़रा कम है और आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है कि आपने क्रैम करना है, तो समझाने वाली बात कम है, लेकिन मैं इसका एक फ़्लो बता देता हूँ कि अगर आपने इसे याद करना है, पहले वाला 50,000 है, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि आपने उसके बाद 2 5 2 5 2 5 करते जाना है। एक मुहावरा है मेरे से 3 5 ना करो ज़्यादा, तो उस मुहावरे को हमने चेंज किया, तो मेरे से 2 5 लाजमी करो। ये 2 5 50,000 है, आपने 2 और 5 के सेट लगाते जाना है। 50 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2, तो आप 50 से शुरू करें और 2 5 2 5 का जज्बाती हो गए। इधर एक पढ़ा लिखा तरीका है, वो बहुत ही पढ़े लिखे लोगों को समझ आएगा। 3 महीने और 6 महीने कहने के बाद पहले 4 प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 और 7, लेकिन एक झटका तरीका ये है कि 362 357 362 357 पहले 2 में मंथ लिख देना है, बाकियों में ये लिख देना है। तो मतलब इस तरह के टोटकों से आप इसको थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। वक्त कम है, अगले बच्चे अब हमें मारेंगे, तो अब आप लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़ के आना है। कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।